अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आप लोग आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा। जी, आवाज़ आ रही है सबको? ओके, ग्रेट। अच्छा जी, वापस अपने वेब पेज पे आते हैं। कल हम लोगों ने जो अपनी पहला पेज है उसकी बेसिक लेआउट हमने प्रिपेयर किया था। उसके बाद हमने तीन सेक्शन क्रिएट किए थे, लाइक हेडर, बॉडी एंड फुटर। और हेडर में हम लोगों ने वेबसाइट का जो नेम है वो एंटर किया एज एन एंकर। और फर्दर जो कंटेंट है वो भी हमने ऐड करना था। कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने मतलब उसमें शेयर की कल सीएसएस के हवाले से। पैडिंग, मार्जिन क्या चीज़ है, ठीक है। सेंटर लाइन टेक्स्ट को कैसे करते हैं, और किसी डिव को अपने पेरेंट के हिसाब से सेंटर लाइन कैसे करते हैं। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, जो कि डिफरेंट एचटीएमएल टैग्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी है। सम ऑफ देम आर इनलाइन, सम ऑफ देम आर इनलाइन ब्लॉक, एंड सम ऑफ देम आर ब्लॉक लेवल। सो वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। अब जो है इस पेज को हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं, मैं क्यों आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को सीएसएस का आइडिया नहीं है किस तरह से एक लेआउट कंप्लीट हो जाता है फ्लूइड लेआउट में, उनके लिए मैं ये सारी कन्वर्जन कर रहा हूँ। जिन लोगों ने पहले काम किया हुआ है एचटीएमएल सीएसएस पे, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर देम। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट थिंग के फर्दर हमें इसके ऊपर किस तरह से काम करना है। अच्छा, अगला सेक्शन जो हमारा जो पहला सेक्शन था वो था हमारे हेडर का। हेडर कल हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। और हेडर क्रिएट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज दिस साइट इनर डिव, ठीक है। इस साइट इनर डिव के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कुछ पैडिंग जो है टॉप पे 40 पिक्सल इस जो कंटेंट है या इस सेक्शन के ऊपर आ रही है, ठीक है। और अगर हम बॉटम पे देखें तो बॉटम पे पैडिंग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बॉटम पे आपका फुटर आ रहा है। तो फुटर से पहले कुछ ना कुछ पैडिंग पहले ही ऐड होगी। जैसे ये फुटर है तो फुटर को अगर जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 64 की पैडिंग ऑलरेडी एडिड है। पैडिंग बेसिकली आप एक समटाइम्स आपने अगर स्पेस देनी है दो डिव्स के दरमियान या उनके कंटेंट के दरमियान, तो या तो आप पैडिंग दे लेते हैं या मार्जिन दे लेते हैं। तो कुछ लोग स्टाइलिंग में पैडिंग यूज कर लेते हैं, कुछ लोग स्टाइलिंग में जो है वो मार्जिन यूज कर लेते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप किस तरह से इसको करना चाह रहे हैं। जो समझने वाली चीज है वो ये है कि सेक्शन बाय सेक्शन हम आते हैं। जैसे ही हमने इस टिप के ऊपर क्लिक किया तो इसकी हाइट हमें 48 मिली। इतनी कल हमने जो है अपने हेडर को क्रिएट कर लिया था। नेक्स्ट जैसे ही हमने हेडर के ऊपर क्लिक किया तो ये वी हैव अ मार्जिन ऑफ 18 पिक्सल्स डाउन देयर। यानी हमारा जो हेडर है जहाँ पे हमारा एंकर का लिंक आ रहा है उसके नीचे 20 या 18 पिक्सल्स का मार्जिन है, ठीक है। वो मार्जिन हम ऐड कर सकते हैं या हम वहाँ पे पैडिंग, बेसिकली आपने स्पेस कवर करनी है। अगर आप पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने बेसिकली स्पेस कवर करनी है, यानी कि इस कट कंटेंट से लेके इस कंटेंट तक जो डिस्टेंस आ रहा है मैंने भी ऐसे ही करना है कि मेरा जो पहला जो स्टार्टिंग कंटेंट है पेज का उस और लोगों के दरमियान तकरीबन इतना फासला होना चाहिए, ठीक है। अब इतना फासले को मैनेज कैसे करना है, कुछ स्पेस आप हेडर में दे देते हैं लाइक विद पैडिंग प्रॉपर्टी और विद मार्जिन प्रॉपर्टी, और कुछ स्पेस जो है वो आप बॉडी सेक्शन में दे देते हैं, ठीक है। वो हाइट की फॉर्म में हो सकती है, वो पैडिंग की फॉर्म हो सकती है, मार्जिन की फॉर्म हो सकती है। ये मैनेजमेंट आपकी अपनी है, जब आप कोड करें आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो चीज बने पिक्सल परफेक्ट बने। पिक्सल परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो आपको फोटोशॉप डिजाइन या सोर्स दिया हुआ है उससे मिलता जुलता सारा कुछ आपने क्रिएट करना है। उसमें स्पेसेस का डिस्टेंस का फर्क नहीं होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है उसका फर्क नहीं होना चाहिए, इस तरह के लेआउट के इश्यूज नहीं होने चाहिए। दोनों चीजें देखें तो बिल्कुल वो सेम लगे, क्लोन लगे। तो उसको आप बोलते हैं कि आप पिक्सल परफेक्ट जो है चीज वो क्रिएट कर रहे हैं। तो हेल्प जो है वो आप लेना चाहें, जिस तरह मैं हेल्प ले रहा हूँ आप ले सकते हैं, ठीक है।
कौन सी हेल्प हेल्प से मुराद ये कि आपने जिस सोर्स वेबसाइट से आप बना रहे हैं आप उसकी एचटीएमएल को साथ साथ जो है वो चेक करते जाएं, और सीएसएस प्रॉपर्टीज चेक करते जाएं। वहां से आपको हेल्प मिलती जाएगी कि आपको कैसे डिजाइन करना है। और अगर आपको नहीं चाहिए, आप समझते हैं कि आप इनफ कैपेबल हैं, तो आप बेशक यहाँ तक अपने डिव रखिए और नीचे बेशक आप इस कंटेंट को सारी पैडिंग दे दें। जो मकसद है, मकसद ये है कि हमारी जो वेबसाइट एट द एंड क्रिएट होनी चाहिए वो पिक्सल परफेक्ट होनी चाहिए, सिर्फ इतनी बात है। हर एक की अपनी अप्रोच है। सो यहाँ पे मुझे कुछ समझ आ रही है कि हेडर को 20 पिक्सल्स डाउन का जो है वो 18 पिक्सल्स का ये मार्जिन लगा हुआ है। सो आई एम ऑल्सो गोना प्लेस दैट मार्जिन इन माय हेडर ऑल्सो। लाइक इस हेडर में जाता हूँ और यहाँ मार्जिन बॉटम कर देता हूँ मैं 20 पिक्सल्स, ठीक है। और अपने इस वेब पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और अब जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और सिलेक्टर से मैं अपने हेडर को पिक करता हूँ, ये मेरा हेडर हो गया, ठीक है। तो हेडर में ये जो नीचे ऑरेंज कलर का की जो स्पेस आ रही है, ये बेसिकली क्या है, मेरा जो 20 पिक्सल्स का मैंने मार्जिन ऐड किया हुआ है। अब जो भी कंटेंट स्टार्ट करूंगा वो इसके बाद स्टार्ट होगा। सो नेक्स्ट कंटेंट मुझे क्या स्टार्ट करना है, लेट मी जस्ट मेक इट। जस्ट 1 मिनट आप मुझे दें ताकि मैं इसको फिक्स कर लूँ, ताकि बार बार स्क्रीन जो है वो स्विच ना करनी पड़े हमें। अच्छा जी। जी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमें अपना जो है नेक्स्ट कंटेंट ऐड करना है। तो नेक्स्ट कंटेंट हम लोग ऐड कहाँ पे करेंगे, वापस पेज में आते हैं और ये मेरा मेन सेक्शन है। मेन सेक्शन में मेरा फर्स्ट सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर ये मेरे दो स्पेसिफिक कंटेंट एलिमेंट्स हैं जिनको मुझे ऐड करना है। जो पहला है वो बोल्ड है, जो दूसरा है वो नॉट बोल्ड है, लेकिन ये है कि दोनों के फॉन्ट साइजेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो H1 का ये टैग आ रहा है। आप लोगों को ऐसे क्लियर है कि इस पेज को मैं अलग ओपन कर लूँ? मतलब ये जो पेज है मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इसको उठा के मैं बाहर निकाल लूंगी यहाँ पे, ठीक है। और जैसे आपको इजी लगता है वैसे मुझे जरा कंफर्म कर दें, ताकि मैं चाह रहा हूँ आपको साथ साथ नजर आता जाए, इशू ना आए। आसिया डार करिए सीएसएस क्या चीज़ है। अब देखें, लेक्चर नंबर 14 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 13 लिया या आपने लेक्चर नंबर 12 लिया होगा तो आपको पता होगा कि सीएसएस क्या चीज़ है। सीएसएस बेसिकली कैस्केड स्टाइल शीट होती है, जो कि एचटीएमएल को डिज़ाइन करने के लिए एक लैंग्वेज है वेब की, ठीक है। तो आप अगर गूगल करेंगे सीएसएस इन वेब तो आपको डिटेल्स मिलेंगी। एक दफ़ा आप उन्हें रीड आउट कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो H1 के अंदर सारा कंटेंट लिखा हुआ है। H1 के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है और मजीद उसके अंदर एक स्पैन का टैग दिया हुआ है, जिसके अंदर फिर फर्दर जो आपका टेक्स्ट है वो उसमें दिया हुआ है। नहीं, दोनों को सेपरेट किया हुआ है। बाहर वाला जो उसको H1 की प्रॉपर्टीज लग रही हैं, जो अंदर वाला स्पैन है, H1 के अंदर जो स्पैन है, जिस तरह पैराग्राफ के अंदर हम स्पैन लिख लेते हैं, इस तरह H1 के अंदर अगर स्पैन आ रहा है तो उसको मजीद डिफरेंट प्रॉपर्टीज लग रही हैं। सो व्हाट वी आर गोना डू, वी कैन डू द सेम थिंग। लाइक यहाँ पे अगर मैं H1 लिखता हूँ और H1 के अंदर मैं स्पैन लिखता हूँ। बच्चे, अब ये आज के लेक्चर में तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा कि HTML क्या है और CSS क्या है। आप ऐसा करें, आप पिछले लेक्चर्स में जाएं, आप तकरीबन लेक्चर नंबर 10 से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस आज के लेक्चर पे आए, ताकि आपको आइडिया हो कि HTML क्या है और CSS क्या है, ठीक है। ये इसीलिए आपको कहते हैं कि टाइम टू टाइम आप लेक्चर जो है साथ साथ अपने लेते रहें। तो इस टाइम तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आई एम सॉरी। आप पिछले लेक्चर्स हैं उनको साथ कंसल्ट करें। आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, और इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है।
दोनों को कॉपी पेस्ट कर दिया। और इसकी जो H1 की प्रॉपर्टीज है मेरे पास जो अप्लाई हो रही हैं, डायरेक्टली मैं यहीं से उनको पिक कर लेता हूँ। उनको पिक करने के लिए अगेन मुझे यहाँ पे जो है फॉन्ट साइज 34 पिक्सल है, लाइन हाइट 1.15 है, लेटर स्पेसिंग 0.56 है, 0.5 है। ये तीनों प्रॉपर्टीज मैंने कॉपी की जो कि मेरे H1 के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है। और उनको मैंने यहाँ पे अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में जो मेरा रूल है, अब रूल क्या होगा मेरा, अगर मैं एच टी एम एल का वापस अपना पेज देखूं तो मेन सेक्शन की डिव के अंदर सेक्शन की डिव है, और सेक्शन की डिव के अंदर H1 है। तो सेक्शन की डिव तो सबके साथ है। ठीक है। सेक्शन तो हमने इसलिए क्लास बनाई थी ताकि हम इन पे कोई कॉमन प्रॉपर्टीज लगा सके। तो इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट का। ठीक है। अब मेन सेक्शन के अंदर जो डिव जिसकी क्लास फर्स्ट है उसके अंदर H1 को हमें स्टाइल करना है। तो डिव डॉट मेन सेक्शन, उसके अंदर डिव डॉट जो फर्स्ट है उसके अंदर जो H1 है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज लगनी चाहिए, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, और जो हमारे पास है लेटर स्पेसिंग। ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। तो ये तकरीबन हमारे पास सेम जिस तरह यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन क्या फर्क होगा, सिर्फ फॉन्ट स्टाइल का डिफरेंस है। अभी हमने फॉन्ट फैमिली जो है उसको चेंज नहीं किया, सो उसको भी हम चेंज कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है कि लाइन हाइट क्या चीज़ है, लाइन हाइट का मतलब है कि जिस हाइट के अंदर आपका कंटेंट, आपका जो अल्फाबेट्स हैं वो आ रहे हैं उसको आप लाइन हाइट बोलते हैं। ठीक है। यानी बी के स्टार्ट से लेके यहाँ से बी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बी एंड हो रहा है, इस हाइट को लाइन हाइट बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपने इसको पिक किया और पहले हम चेक कर लें प्रॉपर्टी हमारी सही तरह इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, div डॉट मेन सेक्शन के अंदर div डॉट फर्स्ट और H1, सो वी हैव टू चेक div। हाँ, div डॉट नहीं आएगा क्योंकि आईडी लगी हुई है। डॉट होता है क्लास के लिए, तो आप यहाँ पे div हैश करेंगे। वो div जिसकी आईडी मेन सेक्शन है उसके अंदर div डॉट फर्स्ट की क्लास है और उसके अंदर H1 इज एन एलिमेंट। ठीक है। अब आप देखें तो CSS की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है। और लाइन हाइट जो है, अगर मैं उसको इंक्रीज करता हूँ तो देखेंगे कि फासला बढ़ता जाएगा। ठीक है। दोनों अगर आप लेट सपोज आपने सेंटेंस लिखा है और वो 2 लाइंस में आ रहा है, तो आप जो आपका जो फॉन्ट साइज है उसको जितनी स्पेस देना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको जितनी हाइट के लिए स्पेस देना चाह रहे हैं, जैसे मैं चाहता हूँ ये W जो है, W जिस भी स्पेस में आ रहा है, यानी इस लाइन की जो ऊपर नीचे स्पेस है जिसके बाद दूसरी लाइन स्टार्ट होनी है उसकी हाइट में इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो फिर लाइन हाइट यहाँ से मेरे पास चेंज हो जाती है 2.15, 3.15। अगर अब आप देखेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट फॉन्ट साइज उतना ही आएगा, लेकिन इस लाइन के लिए जो रिक्वायर्ड हाइट है वो इंक्रीज होगी, दूसरी लाइन जो है नेक्स्ट सेंटेंस नीचे आना शुरू हो जाएगा, दैट इज लाइन हाइट। ठीक है। ये समटाइम्स टेक्स्ट में स्पेस देने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। अच्छा, दूसरी जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे स्पैन पे अप्लाई हो रही है, उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग स्पैन पे आए, स्पैन स्पैन स्पैन, ठीक है, ये फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी लग रही है जो कि 500 है। अब मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट मतलब ये सारी CSS में साथ साथ करता जाऊँ, लेकिन मैं क्यों इस तरह से कर रहा हूँ, मैं क्यों इंस्पेक्टर को यूज करके दूसरी वेबसाइट की CSS भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कल को जब आपको क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट यूआरएल्स प्रोवाइड करें और आपको कहें कि हमें इस तरह की साइट बना दो, तो ये सारी प्रैक्टिस में से आज आप मेरे साथ गुजर रहे हैं, कल को आपको आइडिया होगा कि यार इस तरह की मुझे अगर वेबसाइट क्रिएट करनी है तो मुझे हेल्प इसी वेबसाइट से मिल जाएगी जिसको मैं क्रिएट, जिस एग्जाम्पल को देख के मैं क्रिएट करने लगा हूँ उसके ऊपर CSS ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रही है। वहां से मैं काफी सारी चीजों का आइडिया ले सकता हूँ ताकि जो चीजें आसानी से सिमिलर हो सकती है इनको कर लूँ, बाकी चीजें आप जो है वो सर्च करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी चाहिए, और इसका मतलब है फॉन्ट वेट देखें अगर आप यहाँ पे अगर इंस्पेक्टर चेक करें तो H1 के अंदर फिर स्पैन है, यानी डिव जिसकी आईडी मेन सेक्शन है उसके अंदर डिव जिसकी क्लास फर्स्ट है उसके अंदर H1, और इस H1 के अंदर स्पैन है। तो उस स्पैन के ऊपर आपको प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है। सो आपको करना क्या है, यहाँ से इसको कॉपी करें,
H1 के अंदर जो आगे आप स्पैन लगाएं और स्पैन के अंदर जाके आप यहाँ पे अपना फॉन्ट वेट जो है उसको कम कर दें, फॉन्ट वेट 500 कर दें, ठीक है। एंड देन यू रिफ्रेश योर कंटेंट हियर, यहाँ पे वो रिफ्रेश हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज क्या है कि आपका लेआउट सेम है या नहीं, तो वो जब तक आप इनको सेपरेट नहीं करेंगे डेस्कटॉप विंडो पे आपको नहीं समझ आएगी। सो उसके लिए अगेन फिर स्क्रीन जो है वो स्विच करनी पड़ेगी, तो वो करते हैं। अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये वाला आपका जो टेक्स्ट है वो एक लाइन में आ रहा है, ये वाला जो है मतलब ये 2 लाइंस में आ गया और ये 2 लाइंस में आ गया। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो उन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? एक तो कंटेंट का जो फॉन्ट साइज है, एक जो मुझे फील होता है कि उसका डिफरेंस है। तो कंटेंट का फॉन्ट साइज अगर बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली अगर 3 वर्ड्स हैं तो उसके बाद नेक्स्ट 3 वर्ड्स नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। फॉन्ट साइज सबसे पहले चेक कर लेते हैं, 64 पिक्सल आ रहा है। यानी कि आपने H1 को पिक किया, कंप्यूटर सेक्शन में आए, फिल्टर में आपने फॉन्ट की प्रॉपर्टी लगाई और वहां से आपको आइडिया हो गया कि 64 पिक्सल जो है वो फॉन्ट साइज है। यहाँ पे अगर आप H1 को पिक करते हैं, कंप्यूटर में आते हैं, फॉन्ट की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो दैट इज 34 पिक्सल्स। तो वो 34 पिक्सल नहीं होना चाहिए, ये स्टाइल होना चाहिए फॉन्ट साइज शुड बी 64 पिक्सल्स। ठीक है, ये फॉन्ट साइज है हमारे पास। तो करते क्या है, वापस जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये क्यों इस तरह फर्क आया इस पे मैं आपके साथ बाद में बात करूंगा कि पहले 34 क्यों आ रहा था, 64 क्यों आ रहा है। ये भी एक मैग्नेटिक चीज है क्या, इसमें डिफरेंस है क्यों है, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप अगर देखें तो यहाँ पे स्पेस इसकी लेफ्ट पे ज्यादा है और इसकी राइट पे ज्यादा है, यहाँ लेफ्ट राइट पे स्पेस नहीं है। सो करना क्या है कि आपको स्पेस को अब मैनेज करना है। तो ये वाली जो डिव है आपकी H1, इसकी जितनी विड्थ है, इसकी विड्थ है जी 800 पिक्सल्स, ठीक है। आपका जो H1 है उसकी विड्थ कितनी है? हमारा जो H1 है उसकी विड्थ है जी 1140 पिक्सल्स, तो ये फॉल्ट है, ठीक है। हमारे H1 की विड्थ जो है वो 800 पिक्सल्स होनी चाहिए, और 800 पिक्सल्स होनी चाहिए, और वो 800 पिक्सल्स मुकम्मल आर्टिकल की 800 पिक्सल। अगर आप देखें तो एक अंदर जो आपके सेक्शन के अंदर जो एक डिव आ रही है उसकी 800 पिक्सल है। सो इसका मतलब यह है कि जितना पेज में कंटेंट आएगा, कोई भी आर्टिकल आएगा, उसकी विड्थ जो है टोटल 800 पिक्सल है। तो हमने जो सेक्शन की क्लास लगाई है, यहाँ पे हमने जो सेक्शन की क्लास लगाई है हर डिव के लिए, अगर हम सेक्शन को ही 800 पिक्सल की विड्थ दे दें तो जितने भी सेक्शन आएंगे इस वेब पेज के अंदर, आप ऐसा करें आसिया, आप लास्ट लेक्चर्स ले लें। इससे मतलब एक एक 1.5 घंटे के लेक्चर्स हैं। आप आज बैठ के 3 पिछले लेक्चर्स ले लें तो आपको सारी समझ आ जाएगी। इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी। अभी जो हो रहा है उसको देख लें, ठीक है। और जैसे लेक्चर ओवर होता है आप पिछले लेक्चर से लेक्चर नंबर 10 से 9 से स्टार्ट करें और 14 तक आ जाएं, सो आपको सारी समझ आ जाएगी। सो ये जो सेक्शन है हमारे, अगर हम इन्हीं को एक फिक्स वर्ड दे देते हैं तो हमारा ये मसला भी हल हो जाएगा। सो वो डिव जिसकी क्लास सेक्शन है उसकी विड्थ जो है वो होनी चाहिए 800 पिक्सल्स, ठीक है। चलो, 800 पिक्सल हो गई। अब जो मेन सेक्शन है उसके अंदर जितने भी सेक्शन है वो आने चाहिए सेंटर में, ताकि लेफ्ट और राइट पे स्पेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए डिस्प्ले, या डिस्प्ले कर लें, या एक काम और किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, हम मजीद रैपर्स यूज कर लें। मैं कहूंगा कि मजीद रैपर्स यूज कर लें। रैपर्स कौन से होने चाहिए? अगर मैं इसको डिव क्लास लगा दूं और डिव या सेक्शन रैपर की क्लास लगा दूं, सेक्शन रैपर, ठीक है। ये वाले सेक्शन अभी हमारे तकरीबन यूज में नहीं आए, यही सेक्शन यूज में आ रहा है, तो अभी इसी के ऊपर हम ये इम्प्लीमेंट करके तो आगे चलते हैं। तो यानी जो प्रॉपर्टी मुझे सेक्शन पे लगानी थी वो प्रॉपर्टी मैं सेक्शन रैपर पे लगा लूंगा, ताकि मेरी अलाइनमेंट को इश्यू ना हो। ये मैंने क्यों किया है इस पे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट आगे कंसेप्ट आएगा। div डॉट सेक्शन रैपर की विड्थ 800 पिक्सल कर दी, डिस्प्ले हमने कर दिया टेबल, और मार्जिन कर दिया 0 ऑटो, जो कि इस div को सेंटर लाइन कर देगा, ठीक है।
यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब आपका कंटेंट सेंटर लाइन हो गया। ठीक। दूसरी चीज, द कॉपी ब्लॉगर गाइड टू द बेस्ट वर्डप्रेस टूल। अब बाकी जो डिफरेंस आ रहा है आपके टेक्स्ट का, वो आपके फॉन्ट साइज का डिफरेंस है। दूसरा, यहाँ पे फॉन्ट वेट की भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट वेट का मतलब होता है आपका कोई जो टेक्स्ट की बोल्डनेस है, जितनी इसकी मोटाई है, वो फॉन्ट वेट काउंट होती है। सीएसएस के अंदर फॉन्ट वेट होता है, और एचटीएमएल के अंदर बोल्ड या एम्फसाइज की प्रॉपर्टी होती है, एम्फसाइज का टैग होता है वो। तो फॉन्ट वेट चेक कर लेते हैं, इस टाइम क्या आ रहा है, फॉन्ट वेट आ रहा है 700। ठीक है, लेकिन अगर हम यही फॉन्ट वेट यहाँ पे चेक करें, तो यहाँ पे फॉन्ट वेट आ रहा है 900। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आ रहा है 900, हमारे पास आ रहा है 700। सो हम इस फॉन्ट वेट को भी अप्लाई कर लेते हैं। यानी यहाँ पे जो H1 है उसका फॉन्ट वेट होना चाहिए 900। रिफ्रेश करें, लेट्स सी इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड और नॉट। फॉन्ट वेट आ गया जी 900। अच्छा, अब फॉन्ट वेट 900 किस तरह से बिहेव क्या करेगा, वो डिपेंड करता है आपकी फॉन्ट फैमिली के ऊपर। हर फॉन्ट की फैमिली जो है उसके अंदर हर फॉन्ट वेट के ऊपर टेक्स्ट के जो साइजेस हैं वो डिफरेंस हो जाते हैं, उनके डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। जिस तरह गूगल फॉन्ट्स एक साइट है, यहाँ पे सारे गूगल के बनाए हुए फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। नॉर्मली हम यहाँ से अपने फॉन्ट्स को लोड करते हैं। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स पे जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरह के फॉन्ट्स हैं। जो फॉन्ट आपको समझ आता है अपनी वेबसाइट के लिए, आप उसे पिक करते हैं, उसका इंपोर्ट लिंक लेते हैं और उसको अपने हेड के अंदर ऐड कर देते हैं। यानी अगर मुझे ये लेट सपोज फॉन्ट चाहिए, ये वाला फॉन्ट चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट दिस स्टाइल रेगुलर। अब ये पूछ रहा है कि रेगुलर होना चाहिए, और इसके अलावा इसमें अब रेगुलर 400 का मतलब ये है कि इसका फॉन्ट वेट मैक्सिमम 400 अवेलेबल है। इसमें बोल्ड कंटेंट नहीं आएगा, इसमें आप टेक्स्ट को मोटा नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको मोटा करेंगे, जितने ब्राउजर की प्रॉपर्टी इसको मोटा कर सकती है, उतना ही आएगा। कोई स्पेशल फॉन्ट के लिए, मतलब फॉन्ट बेसिकली होते क्या है कि इनको क्रिएट किया होता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, और पीछे इनके कोड होता है, तो कोड से इसका आउटपुट जनरेट हुआ होता है। ठीक है, तो वो जो है, अगर उसमें रेगुलर 400 और बोल्ड 700 या 900 होता, तो हम वो फॉन्ट वेट अप्लाई करके सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट दे सकते थे। अब कौन से किसी और में ये चीज अवेलेबल है देखते हैं। यहाँ पे 14 स्टाइल्स हैं इस फॉन्ट के। ठीक है, 14 स्टाइल्स में हमारे पास देखें, एक्स्ट्रा लाइट 200, रेगुलर 400, ब्लैक 900 इटैलिक। तो अगर मैं ब्लैक 900 इटैलिक को पिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ब्लैक 900 इटैलिक, ये मुझे फॉन्ट चाहिए। इसके साथ साथ आपको और क्या चाहिए, यानी आपके अभी अगर आप इस फॉन्ट को यूज करेंगे, तो आपका सारा टेक्स्ट सिर्फ 900 फॉन्ट साइज वाला आएगा। मुझे ये वाला स्टाइल भी चाहिए, रेगुलर 400 भी चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा लाइट 200 भी चाहिए, इटैलिक भी चाहिए। तो एम्बेड में आपके पास यहाँ पे कोड जनरेट हो गया, इसको आपने पिक करना है। ठीक है, इस टैग को आपने पिक किया और इसको जाके आपने लगा दिया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। आपका जो वेब पेज है उसके अंदर हेड का जो सेक्शन है, यहाँ पे आपने ये लिंक अटैच कर दिया। इसका मतलब है कि गूगल से ये फॉन्ट्स राइट टाइम, जैसी वेबसाइट ओपन होगी, वेब पेज ओपन होगा, गूगल से फॉन्ट आपके पेज के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। और इन फॉन्ट्स को आपने यूज जहां पे भी करना है, वहां पे अपने फॉन्ट फैमिली की ये प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पूरे पेज के अंदर जितना भी टेक्स्ट आए उसका ये फॉन्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, स्टाइल डॉट सी एस एस में आए। आपको पता है कि टेक्सचुअल जितने भी कुछ हमारी वेबसाइट की जब हम सी एस एस करते हैं ना, तो एक जनरलाइज सी एस एस होती है। ठीक है, जनरलाइज सी एस एस का एक सेक्शन होता है, जिसका मतलब यह है कि जो जनरल स्टाइल है आप हर टैग को इम्प्लीमेंट करते हैं। जनरल स्टाइल्स में क्या होता है कि आप हेडिंग्स के साइजेस डिफाइन कर देते हैं, पैराग्राफ का साइज डिफाइन कर देते हैं, और बैकग्राउंड जो है जो है वो लगा देते हैं, एक डिफाइन कर देते हैं। उसके अलावा जो फ्रंट फॉन्ट कलर्स हैं वो डिफाइन कर देते हैं, और जो हीरो सेक्शन कलर्स हैं, मतलब कुछ जनरल चीजें ऐसी होती हैं जो आप पूरी वेबसाइट में एक सी रखते हैं कि वो कहीं लिंक आ जाए उसका कलर क्या होगा, विजिटेड लिंक का कलर क्या होगा, हेडिंग का कलर क्या होगा, हाईलाइटेड टेक्स्ट का कलर क्या होगा। ये जनरलाइज किस्म की सीएसएस है। तो ये जनरलाइज किस्म की सीएसएस का ही ये पार्ट है कि आप यहाँ पे जैसे H1, H2, H3,
यानी आप जो है बॉडी, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है, पैराग्राफ, स्पैन, ठीक है, इसके अलावा डेव, और और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्सचुअल, मतलब अगर आपको टेक्स्ट लिखना हो तो आप उन एलिमेंट्स में लिख सकते हैं, लाइक LI, ठीक है। और इन सब के अंदर आप चाह रहे हैं कि जो फॉन्ट फैमिली है वो हो जी न्यूनीटो सैंस सेरिफ। अब ये न्यूनीटो जो है ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा जैसे ही वेब पेज पे डाउनलोड होगा न्यूनीटो, तो वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। अब मैं वापस आता हूँ, अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा फॉन्ट साइज जो है वो देखें, स्टाइल मेरा चेंज हो गया। अब इसके ऊपर जो है वो मैं डिफरेंट जो है साइजेस अप्लाई करूँ, इटैलिक्स करूँ, बोल्ड करूँ, तो वो वही स्टाइल आएंगे जो मैंने यहाँ से अपने जो है वो ऐड किए हैं, ठीक है। मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ, इटैलिक्स के अलावा जो बोल्ड है उसको भी। सो वी शुड गो टू दिस पार्ट और इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब मेरा फॉन्ट 900 जो है वो अप्लाई हो रहा है और मेरा जो टेक्स्ट है उसका जो साइज है वो ज्यादा जो ज्यादा बोल्ड हो गया है, ठीक है। द कॉपी ब्लॉगर गाइड टू, अब यानी ये वाला जो फॉन्ट है जरूरी नहीं है कि हर फॉन्ट जो है गूगल पे अवेलेबल हो। कुछ फॉन्ट जो है वो लोगों ने परचेज किए होते हैं। ये है जी म्यूजियो सैंस। इस फैमिली को अगर आपने देखना है कहाँ पे डिफाइन है तो यहाँ पे डिफाइन है म्यूजियो सैंस सेरिफ, म्यूजियो सैंस। तो अगर गूगल में ये अवेलेबल है तो हम इसको निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। MUSCO म्यूजियो सैंस, ठीक है। ये है, राउंडेड है, तो ये वाला फॉन्ट है बेसिकली। इसमें देख लेते हैं, अवेलेबल फ्रॉम दीज एक्सटर्नल फाउंड्रीज मोनोटाइप, यहाँ पे फॉन्ट अवेलेबल है। और इस फॉन्ट के स्टाइल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। 100 है, 100 इटैलिक्स है, 300 है, 300 इटैलिक्स है, 500 है, 500 इटैलिक्स है, 700 है, 900 है, ठीक है। 900 है, 900 इटैलिक्स है। तो जो जो हमें चाहिए वो ऐड करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो $7.22 ये पेड फॉन्ट है। तो फिर इसका आपके क्लाइंट को पे करना पड़ेगा अगर उसको सेम फॉन्ट, सिमिलर फॉन्ट जो है वो ऐड करवाना है। अदरवाइज अगर आपको सजेस्ट करना हो फॉन्ट, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने क्लाइंट की जो वेबसाइट बना के दे रहे हैं और आपको पता लगा कि वो फॉन्ट जो है वो प्रीमियम फॉन्ट है और वो फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो आप थीम फॉरेस्ट पे जाते हैं। यहाँ से जाके जब हम थीम्स देखते हैं तो थीम्स के अंदर फॉन्ट लगे होते हैं, तो आप कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। होता क्या है बेसिकली कि आपके फॉन्ट के जो स्टाइल्स हैं वो दो या तीन होते हैं, दो तीन फॉन्ट फैमिलीज एट अ टाइम यूज हो रही होती हैं। जो आपका हेडिंग का जो फॉन्ट होता है वो डिफरेंट होता है और जो पैराग्राफ का फॉन्ट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब कम से कम दो फॉन्ट फैमिलीज होती हैं, हेडिंग्स डिफरेंट होती हैं, पैराग्राफ्स डिफरेंट होती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स ने इस तरह किया होता है, कुछ वेबसाइट्स के ऊपर सिर्फ एक फॉन्ट फैमिली होती है। तो आपको करना क्या चाहिए, यहाँ से आके आप अपनी मर्जी का टेम्पलेट देखें, वहां पर चेक करें, जैसे ये फॉन्ट डिफरेंट है, ये पोर्टो का फॉन्ट डिफरेंट है, ये कॉबल का फॉन्ट, और ये नीचे देखें कॉबल लिखा हुआ ये बोल्ड है, और नीचे ये जो बिजनेस ईमेल सेट है इसका फॉन्ट डिफरेंट है, ठीक है। ये फॉन्ट फैमिली कुछ और हो सकती है और ये वाली कुछ और हो सकती है, ठीक है। सो आप करें क्या कि जिस वेबसाइट के ऊपर आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है और आप अपने क्लाइंट की साइट के ऊपर वो चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वहां से फॉन्ट निकालें और उस क्लाइंट को सजेस्ट कर देंगे जी मैं ये और ये फॉन्ट यूज करना चाह रहा हूँ, और कोशिश करें कि वो गूगल पे फ्री में अवेलेबल हो। जैसे ये वाले फॉन्ट हमने अभी इम्पोर्ट किया है, गूगल में फ्री में अवेलेबल है, तो फ्रीली अवेलेबल फॉन्ट को आप ऐड करेंगे, उस पर कोई चार्जेस नहीं है। और दूसरा, आप उनकी टेस्टिंग के लिए इन थीम फॉरेस्ट के डिफरेंट थीम्स के, जैसे व्यू ऑल थीम पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट थीम्स मिलेंगे। हर एक थीम का आप डेमो या प्रीव्यू ओपन करेंगे, ठीक है। प्रीव्यू ओपन करेंगे और प्रीव्यू भी ऐसे ही है जैसे एक कंप्लीट वेबसाइट होगी, ठीक है। उस थीम में बनी हुई फुल वेबसाइट है, उस वो फुल वेबसाइट को आप इंस्पेक्ट करेंगे जैसे हमने इसको द बेस्ट कॉपी वर्डप्रेस कॉपी ब्लॉगर को जैसे हमने किया है। और उसके बाद जो है उसको आप इंस्पेक्ट करके उसमें से फॉन्ट फैमिली इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए, रास्ते काफी सारे हैं, और कोशिश करें कि अपने क्लाइंट को वो चीज़ आप
दिखाएं, उस चीज पे कन्विंस करें कि जो प्रीमियम ना हो, ताकि वो प्रीमियम ना हो, ताकि आपके लिए कल को प्रॉब्लम ना बने। अच्छा, फातिमा जावेद का क्वेश्चन है, सर हाउ विल वी अप्लाई फॉन्ट ऑन अ स्पेसिफिक सेक्शन, आई मीन यू आर राइटिंग द कोड इन वन सेक्शन। अच्छा, स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर आपको कैसे अप्लाई करना है? तो उसके लिए आप उस स्पेसिफिक सेक्शन की प्रॉपर्टी को पिक कर लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो सीएसएस अप्लाई किया है, यह तो जनरल हो गई। जितने भी टेक्स्ट वाले एलिमेंट हैं, जितने भी ऐसे एलिमेंट जिनमें टेक्स्ट आ सकता है, उनके ऊपर सब ये फॉन्ट फैमिली लग गई। उसके अलावा जितने भी ऐसे डिव्स हैं जिनकी क्लास सेक्शन रैपर है, उनमें ये वाली प्रॉपर्टी लगी। आपको किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगानी है, तो उस स्पेसिफिक सेक्शन की क्लास आप अलग दे लें। जैसे ये पहला सेक्शन है, तो मैंने इसकी क्लास फर्स्ट दी है। अब फर्स्ट वाली क्लास किसी और की नहीं है। अगर आप देखें यहाँ फर्स्ट आ रहा है, तो इसकी फर्स्ट है। यहाँ मैं सेकंड दूंगा, यहाँ थर्ड दूंगा, यहाँ फोर्थ दूंगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो आपने मल्टीपल डिव्स पे लगानी होती है। ठीक है, आप चाहते हैं उनको रिपीटेडली यूज करें, तो उसके लिए आप सेम क्लास कर लेते हैं सब एलिमेंट्स की। और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो आपने सिर्फ एक जगह पे लगानी है, तो वो आप उस क्लास को आप दोबारा यूज ना करें, या आप उस स्पेसिफिक एचटीएमएल के टैग को आईडी लगाएं और आईडी पे वो अपनी सीएसएस लगा लें। ठीक है, आप स्पेसिफिक सेक्शन पे लगाना चाह रहे हैं फॉन्ट। आप जैसे, मैं चाहता हूं कि मेरा जो बाकी सारा कंटेंट है वो डिफरेंट हो, लेकिन ये वाला जो H1 आ रहा है या इसके अंदर मजीद एक छोटा H1 आए, तो उसका फॉन्ट फैमिली डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं करता हूँ कि यहाँ पे एक और H1 ऐड कर देता हूँ, H1, और उसकी आईडी लगा देता हूँ डिफ डिफरेंट। ठीक है, इसमें दिस इज डिफरेंट फॉन्ट फैमिली। ठीक है, और स्टाइल डॉट सीएसएस में आता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो वाला H1 जिसकी आईडी क्या है, डिफ, उसके अंदर जो फॉन्ट फैमिली है वो क्या होनी चाहिए। यहाँ से हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि जी रिफ्रेश करो, डिफ को पकड़ो, यहाँ पे आप लिखोगे फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे आपको फॉन्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट आ जाए। यहाँ पे हो जी सारे फॉन्ट हो। ठीक है, बेसिकली सारे फॉन्ट दो फैमिलीज में होते हैं, सेरिफ और सैन सेरिफ। और सेरिफ और सैन सेरिफ बेसिकली क्या है, आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट दैट, लेकिन आप उसको गूगल करके इसको मजीद चेक कर सकते हैं। मुझे इतना आइडिया है कि कुछ ज्यादातर फॉन्ट्स की दो क्लास होती हैं, या सेरिफ या सैन सेरिफ। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और अपने सीएसएस में लाके मैंने पेस्ट कर दिया कि भाई वो वाली H1 जिसकी आईडी डिव है, उसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो सेरिफ होनी चाहिए, बाकी सबको जो जनरल लग रही है वो लगती जाए। तो इट्स ओके, मेरे बाकी जितना पेज होगा, उसके जितना कंटेंट होगा, उसको वही फैमिली लगेगी, मैंने लगाई हुई है। और ये वाला H1 जिसकी मैं स्पेसिफिक करना चाह रहा हूँ, वो स्पेसिफिक हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। आसिया, आई थिंक आप मोबाइल पे शायद देख रही हैं लेक्चर, इसलिए आपको क्लियर नहीं मिल रहा। डेस्कटॉप वालों के लिए मेरा ख्याल है कि क्लियर है। किसी और ने अभी तक मुझे बताया नहीं है। अगर किसी को इशू है तो डू लेट मी नो, क्योंकि ये दिस इज आवर रेगुलर वे जिस तरह हम लोग लेक्चर करते हैं, और इससे ज्यादा विजिबल तो फिर आमने सामने हो सकता है इंटरनेट पे तो नहीं हो सकता। तो अगर आपको वाकई विजिबल नहीं है सबको, तो मुझे बताएं ताकि मैं स्क्रीन को रिफ्रेश कर लूँ। और अगर कोई मोबाइल पे ले रहा है लेक्चर, तो वो फिर आप स्क्रीन छोटी पे आप अपनी स्क्रीन को चेंज करें, कंप्यूटर स्क्रीन पे लें लेक्चर। अच्छा जी, यहाँ तक हम लोग आ गए। दूसरा फॉन्ट के अंदर और क्या है जी, टूल्स का सेक्शन यहाँ तक आ गया। आगे होस्टिंग और प्लगइन्स जो है वो स्टार्ट हो गए। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर थोड़ा सा फिर जो है वो विड्थ का डिफरेंस है। ठीक है, इसका फिर थोड़ा सा विड्थ का डिफरेंस है कि इस जो स्पैन है इसकी विड्थ कम है, और H1 जो है वो जिसका जो टेक्स्ट है उसकी विड्थ से ज्यादा है। तो अगर हम चाहें तो इसको डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली चेंज होने की वजह से भी ये फर्क आ जाता है। तो अगर आपने खुद इसको मैनेज करना है, तो उसका क्या हल है कि आप फॉन्ट साइज जो है फैमिली, क्योंकि आपकी चेंज हो गई है, आप फॉन्ट साइज को चेंज करें। और एक तो इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करें। ठीक है, और इस
टूल्स के बाद आप ब्रेक लगाएं और इस होस्टिंग वाले टेक्स्ट को नीचे ले जाएं। ठीक है, अभी जो फर्क आ रहा है टेक्स्ट में, ये दैट बिकॉज ऑफ फॉन्ट फैमिली। अब उसका मेरे पास सोल्यूशन इस वक्त नहीं है क्योंकि वो पेड फॉन्ट्स हैं। और फॉन्ट साइज हमने कर दिया 56 पिक्सल्स। चलो, ये हो गया जी हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ जो यहाँ पे आ रहा है। दूसरा, ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं पिक्चर आ रही है। ठीक है, आ, क्या ये कहाँ से मिलेगी, इसके ऊपर देखते हैं कैसे ये पिक हो सकती है। ये देखें, ये बॉडी के ऊपर एक बैकग्राउंड यूआरएल लग रहा है। आप चाहें तो आप किसी भी डिव के बैकग्राउंड के अंदर आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। हाँ, ये फातिमा, ये ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर ब्राउजर में आके जो है लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ तो सीएसएस में कोड जनरेट होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा होता हूँ और जो मुझे सही लगता है उसको मैं कॉपी करके जाके वापस फाइल में पेस्ट करता हूँ। तब मेरे फाइल में फॉन्ट चेंज होता है। ये वाला सिर्फ रियल टाइम चीजों को चेक करने के लिए, रियल टाइम चेंज करने के लिए आप चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ये टेस्टिंग टूल है। अगर आपको जेन्युइनली चेंज करना है हार्ड ड्राइव के ऊपर तो फिर आपको जाके वहां पे सेव करना पड़ेगा। दूसरा, इस बैकग्राउंड इमेज को यूज करना चाह रहा हूँ, बॉडी के ऊपर आपकी बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, इस सारे को आप कर लें कॉपी, इन सारी प्रॉपर्टीज को, और अपने यहाँ पे आए और सीएसएस सेक्शन में आए और ऊपर आप बॉडी के अंदर, यहाँ बॉडी के ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी और क्या होगा कि इसका हमारे पास ये वाला इमेज आना चाहिए, क्योंकि ये इमेज लोड हो रहा है। ये इमेज जिस भी ड्राइव के ऊपर ये वाली वेबसाइट का कोड पड़ा है वहां पे फोल्डर में ये इमेज पड़ी है। तो इमेज कैसे ले सकता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इस लिंक के ऊपर ओपन इन न्यू टैब करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ गई इमेज। इसको मैं इमेज सेव एज करता हूँ तो मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में ये इमेज चला जाएगा bg.png के नाम से। ठीक है, अब मजीद इसको मैंने यूटिलाइज करना है तो अपना टेक्स्ट एडिटर में ओपन करता हूँ, बल्कि ये जो फाइल एक्सप्लोरर है यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और वापस आया अपने जहाँ पे डॉक्यूमेंट पड़ा है, एसेट्स में आया, इमेजेस में आया और यहाँ पे मैंने bg.png को अपलोड कर दिया। ठीक है, और bg.png जो मैंने अपलोड किया है वो बेसिकली कहाँ अप्लाई होनी है, बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में किस तरह अप्लाई हो रही है, सीएसएस के थ्रू। तो अब इसका जो पाथ है, वो सीएसएस फाइल से रिलेटिव होगा, यानी सीएसएस फाइल में इसका रिलेटिव पाथ आना चाहिए। रिफ्रेश करता हूं मैं, बॉडी के ऊपर आता हूं, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का पाथ आ रहा है। इसको ओपन करूंगा तो ये 404 कैरेक्टर थ्रो करेगा क्योंकि यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो करना क्या है कि आपको सीएसएस से रिलेटिव पाथ देना है। तो उसका एक हल क्या है कि स्टाइल डॉट सीएसएस में जाएं और यहाँ पे ये पाथ आ रहा है, इस पाथ को आप चेंज करें यहाँ से। यानी आपकी जो स्टाइल डॉट सीएसएस है वो कहाँ पड़ी हुई है, आपकी स्टाइल, ये आपका वेब पेज पड़ा हुआ है और आपकी स्टाइल डॉट सीएसएस पड़ी है एसेट्स में, सीएसएस में। तो अब जब यहाँ पे अगर आप हैं और यहाँ से आपने इमेज लोड करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक स्टेप बैक जाना है, उसके बाद इमेजेस के फोल्डर में जाना है और इमेज का नाम पड़ा हुआ है। तो करंट फोल्डर से जहां पे आपकी फाइल है वहां से एक स्टेप बैक जाने के लिए आप दो डॉट्स लगाते हैं। तो दो डॉट्स लगा के वापस आप इमेजेस के फोल्डर, क्योंकि अगर यहाँ से देखें दोबारा सीएसएस के फोल्डर में खड़े हैं, अगर आपकी फाइल यहाँ पे लोड हो रही है तो जब भी आप यूआरएल की प्रॉपर्टी लगाएंगे वो ये वाली डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। यहाँ से आपने वापस जाना है, जो आपका ब्राउजर है यहाँ पे फाइल को उठा रहा है तो उसको करंट डायरेक्टरी मिल रही है, यहाँ से वापस जाएगा वो और फिर इमेजेस के फोल्डर में जाएगा। तो दो डॉट्स लगा के आप सीएसएस के फोल्डर से बाहर निकले, इमेजेस के फोल्डर में गए, इमेजेस के फोल्डर में आपकी जो इमेज है उसका नाम है bg.png। तो ये वाला जो आपने सेंटर में डब्ल्यूपी गाइड दिया हुआ ये एक्स्ट्रा है, इसको आप खत्म करते हैं। जैसे ही खत्म किया तो ये देखिए आपके पास इस ब्राउजर के ऊपर इमेज आ गई, बैकग्राउंड में इमेज आपके पास शो होना शुरू हो गई है। क्लियर है? तो जो इमेज की प्रॉपर्टी वहां लगी हुई थी वो भी अप्लाई हो रही है और जो इमेज है वो मेरी एज इट इज आ गई। सो इन प्रॉपर्टीज को जो है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं वापस अपनी सीएसएस की फाइल में जाके चेंज कर दूंगा। और वैसे जब आप लिखते हैं इसको तो ये सिंगल कोट्स में आता है और ब्राउजर में जब लोड होते वक्त ये ना भी आए सिंगल कोट्स में तो उसकी खैर है, लेकिन जब आप सीएसएस फाइल में लिखते हैं तो ये सिंगल कोट्स में होनी चाहिए प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको भी चेंज कर लेते हैं, जो हमने ऑरेंज किया हुआ है दिस इज नॉट लुकिंग वेरी गुड, इसको चेंज कर लेते हैं। ऑरेंज ऑरेंज यहाँ पे ऑरेंज दिया हुआ है, इस बैकग्राउंड कलर को खत्म कर दें। और दूसरा जो हमने यहाँ पे वेबसाइट नेम दिया हुआ है इसकी जगह आप लिखते हैं कॉपी ब्लॉगर।
अभी देखिए ना, एक हमारा जो है वो रह गया टेक्स्ट जो एलिमेंट है। जैसे हमने लिखा कि बॉडी H1 H2 H3 H4 H5 H6 पी स्पैन डिव एल आई, इन सबको ये फॉन्ट फैमिली लगा दो। लेकिन जिस एंकर के अंदर ये फॉन्ट आ रहा है, ये लोगो आ रहा है, उसको अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल उसका फॉन्ट साइज डिफरेंट है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। तो जनरल अपनी प्रॉपर्टीज में सीएसएस रूल में इसको एंकर को हम ऐड करना भूल गए हैं। तो यहाँ कॉमा लगा के ए को भी ऐड करें। ए का जो फॉन्ट है वो भी यही होना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं तो दिस इज नाउ कॉपी ब्लॉगर। और फॉन्ट इस पे अप्लाई हुआ है या नहीं वो भी चेक करना है। नेरुटो न्यूनीटो लग गई फॉन्ट फैमिली। और दूसरा, इस एंकर के नीचे ये अंडरलाइन आ रहा है, बाय डिफॉल्ट एंकर जो है वो स्टाइल्ड होता है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगा देते हैं कि एंकर की जो टेक्स्ट जो नीचे अंडरलाइन आ रही है, जैसे ये बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, ये प्रॉपर्टी आ रही टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की, कलर की, स्टाइल की। तो हमें टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए ही नहीं है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही नन करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये अंडरलाइन खत्म होगी। दूसरा, इसका जो कलर है हमें ब्लैक चाहिए। तो अ, उसके लिए फिर हम क्लास लगाते हैं, हमें हर एंकर का कलर ब्लैक नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ब्लैक करूंगा तो पेज में जितने भी एंकर आएंगे सबके कलर ब्लैक हो जाएंगे। टैग नेम पे जो भी प्रॉपर्टी लगेगी वो सब टैग पे अप्लाई हो जाएगी। तो मुझे करना क्या चाहिए कि मैं यहाँ पे आऊँ और ये क्लास लोगो है, इस लोगो को ब्लैक कलर दूं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले तो इसको उठा के ऊपर लेके जाऊँ, ये जनरल सीएसएस का सेक्शन है। ठीक है, और नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वो एज जिसकी क्लास लोगो है, और उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। और उसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, 18 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, एंड कलर ब्लैक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो चेक करते हैं। अच्छा जी, ब्लैक कलर लग रहा है, लेकिन हमने ऊपर प्रॉपर्टी लगाई हुई है कि हेडर के अंदर जो भी एंकर आ रहा है, ए टैग आ रहा है, उसका कलर ब्लू हो। इस वजह से ब्लू कलर जो है वो पहले अप्लाई हो रहा है, और लोगों का कलर, उसकी जो प्रायोरिटी है वो कम है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि हेडर ए के अंदर ये जो कलर ब्लू है इसको आप कमेंट कर दें, तो आपका नीचे वाला फाइल जो है वो अप्लाई। वैसे तो इसको ऑटोमेटिकली ओवरराइड करना चाहिए, लेकिन सम केसेस में ओवरराइड नहीं करता। जहाँ पे आप हैश से लगा रहे हैं उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, क्लास की समटाइम प्रायोरिटी कम हो जाती है, इस वजह से प्रॉब्लम आता है। दूसरा, हेडर को हमने ये बॉर्डर दिया है, इस बॉर्डर को हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इस बॉर्डर को हम खत्म कर देंगे तो हमारा ये लेआउट आ जाएगा जिस तरह से हमारा वहां पे आ रहा है। ये कॉपी ब्लॉगर फिर अगेन टेक्स्ट का डिफरेंस है। दूसरा, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही, सी और बी कैपिटल है, यहाँ पे सी और बी स्मॉलर है। दूसरा, फॉन्ट वेट देखें, इसका कम है और इसका ज्यादा है। तो ये छोटी छोटी चेंजेस है, इनको कर लेते हैं। ए डॉट लोगो का जो सबसे पहले जो स्पेस आ रही है इसमें मैं वो खत्म कर रहा हूँ, ब्लॉगर का बी स्मॉल कर रहा हूँ, कॉपी का सी स्मॉल कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे ए डॉट लोगो के अंदर फॉन्ट वेट जो है मेरा, उसको मैं कर रहा हूँ तकरीबन 500। ठीक है, बॉर्डर हमें खत्म करना था, बॉर्डर खत्म नहीं किया, वो खत्म कर लें जरा। हेडर को ये बॉर्डर लग रहा है, इस बॉर्डर को हमने खत्म किया। तो बेसिकली मैं कमेंट कर रहा हूँ, आप अगर मैं ये जो टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ उसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। तो सबलाइम टेक्स्ट जब आप यूज करेंगे अगर आपको किसी लाइन को कमेंट करना है तो आप सिंपल उस लाइन पे जाएंगे, वहां कंट्रोल और डॉट ये प्रेस करेंगे, वो लाइन जो है वो कमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास मैक में कमांड और डॉट है। आप जो है अपने सिस्टम पे, पीसी पे, विंडोज अगर आपकी है तो आप कंट्रोल और डॉट प्रेस करेंगे तो वो लाइन आपकी कमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जब कमेंट हो जाएगी तो सीएसएस अप्लाई नहीं होगी। अभी भी जो है इसका जो फॉन्ट वेट है वो स्टिल कम है थोड़ा सा। अगर हम यहाँ से ज्यादा करें, 700 करते हैं, 600 करते हैं, तो दिस इज ओके। तकरीबन सिर्फ फॉन्ट फैमिली चेंज होने की वजह से ये फर्क आ रहा है। तो अगर 600 कर लेते हैं, नहीं चल रहा, 700 कर लेते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं, दिस लुक्स ओके। वहां पे वापस आए, यहाँ पे 700 सेट कर लें। इतना फर्क चीजों में आ जाता होता है। वैसे भी आपका क्लाइंट जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो
इमेजेस वाला लोगो पसंद करते हैं, टेक्सचर लोगो कम लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन जिस तरह ये था तकरीबन उसी तरह हमारा ये सेक्शन आ रहा है, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ फॉन्ट स्टाइल का फर्क है। ठीक है, इस तरह से आप मतलब एक बेसिक लेआउट क्रिएट करते हैं, चीजों को देखते हुए पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं ताकि आपकी चीजों में फर्क ना आए। आगे चलते हैं, अगला सेक्शन जो है वो इस तरह का है कि देख रहे हैं आप स्पेस किस तरह से मैनेज हो रही है। ऊपर वाले कंटेंट के अंदर पैडिंग आई, एक डिव आ रही है जिसकी सिर्फ हाइट है, उसमें टेक्स्ट नहीं है, और उसके नीचे फिर जो कंटेंट आ रहा है उसमें पैडिंग आ रही है। सो हम बेसिकली इसको मेजर कर लेते हैं कि ये कितना साइज है, कितना डिस्टेंस है दोनों के अंदर। तकरीबन हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 164 पिक्सल, हाइट ये आ रही है 164, तो 164 तकरीबन पिक्सल्स का ये दोनों का डिस्टेंस है। और कैसे मैनेज हो रहा है उसको भी देख लेते हैं। यानी ये जो पहला सेक्शन है इसके अंदर यानी जो H1 है उसको लग रही है 16 मार्जिन की प्रॉपर्टी, 16 पिक्सल बॉटम मार्जिन है। उसके बाद एंट्री मेटा एक डिव है जिसकी हाइट 34 है, 16 प्लस 34। और उसके बाद क्या हो रहा है, हेडर जो है उसकी अपनी एक हाइट है और उसको नीचे पैडिंग भी लग रही है। ठीक है, सो हेडर को ऐसा करते हैं कि देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, तो इतना जो हमारा नीचे डिस्टेंस आ रहा है इसको किसी तरह से हम पैडिंग में ऐड कर लेते हैं। यानी यहाँ से इसको पिक करते हैं और ये वाला जो सारा कुछ है इसको किसी पैडिंग में ऐड कर लेते हैं ताकि इतना फर्क हमारे पास हमारे टेक्स्ट में जो फासला है वो आ जाए। ये कितना है जी, 80 पिक्सल, तकरीबन 79 का मतलब है 80, या 78 कर लें या 80 कर लें। सो करना क्या है कि अपने कोड में वापस जाते हैं, ये जो हमने H1 ऐड किया इसको करते हैं खत्म, और ये जो H1 है इसके नीचे पैडिंग दे देते हैं सिंपल। यानी सेक्शन डॉट फर्स्ट जो है, सेक्शन डॉट फर्स्ट के अंदर जो H1 आ रहा है उसकी पैडिंग जो बॉटम है वो हम दे देते हैं तकरीबन 80 पिक्सल्स। ठीक है, और उसके बाद जो अगला मेरा कंटेंट स्टार्ट होगा उसकी पैडिंग तकरीबन है जी फिर अगेन 80। दूसरा, इसको बंद कर रहा हूँ रूलर को, और नीचे से मैं उस स्पेसिफिक सेक्शन को पिक कर रहा हूँ और उसकी सेक्शन नो लाइन, यानी इस डिव की क्लास लगी हुई है सेक्शन नो लाइन, और पैडिंग है जी 8%। परसेंट आपको बताया था फ्लूइड में होता है, तो इसको 8% की पैडिंग लगी हुई है। कंप्यूटर में आए और यहाँ पे देखें तो 64 पिक्सल्स डाउन और 64 पिक्सल्स अप, यानी नीचे भी लगी हुई है और ऊपर भी इम्प्लीमेंटेड है। तो आपके पास जो टेक्स्ट आ रहा है सबसे पहले उसमें से आपने H1 रिमूव किया, अपने पेज को रीलोड करें ताकि आपको अपनी जो करंट सिचुएशन है उसका आइडिया हो कि ये करंट सिचुएशन है। उसके अंदर आप ये वाला टेक्स्ट कॉपी करके जरा ऐड करें ताकि आपको पैडिंग का एक दफा आइडिया हो जाए। सो इस डिव के अंदर हम मजीद डिव एक ऐड कर रहे हैं और उसमें हम एक पी ऐड कर रहे हैं पैराग्राफ, और उसके अंदर हम ये टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इस पेज को रीलोड कर रहे हैं। ठीक, अब ये डिस्टेंस आ गया। दूसरा, आपको अब इसका फॉन्ट साइज चाहिए, तो इसका फॉन्ट साइज कहाँ से मिलेगा, आप इसको पिक करें और कंप्यूटर में आए और यहाँ पे फॉन्ट साइज देखें 24 पिक्सल्स है, फॉन्ट फैमिली पीटी सेरिफ है। अब यहाँ पे देखेंगे पैराग्राफ जो है उसका फॉन्ट फैमिली डिफरेंट है। जो हेडिंग्स थे उनकी फॉन्ट फैमिली क्या थी, म्यूसिस करके जो हमने फैमिली पहले देखी थी वो थी, लेकिन पैराग्राफ की फॉन्ट फैमिली पीटी सेरिफ जॉर्जिया डिफरेंट है। यही मैं आपको बता रहा था कि वेबसाइट्स के अंदर दो तरह के फॉन्ट स्टाइल यूज होते हैं, एक हेडिंग्स के लिए डिफरेंट होता है, पैराग्राफ्स के लिए डिफरेंट होता है। तो राइट नाउ हम सिर्फ इस 24 पिक्सल्स को पिक कर रहे हैं और इस 700 को पिक कर रहे हैं। तो पी की क्लास लगाई हुई है इसने इंट्रो की, तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला जो पैराग्राफ है इसका स्टाइल डिफरेंट है, बाकी जो आम पैराग्राफ है उनके ये जो आम पैराग्राफ है इसका स्टाइल डिफरेंट है, और ये वाला पैराग्राफ जो स्पेशल है इसका स्टाइल डिफरेंट है। सो करना क्या है कि इस पैराग्राफ की आप क्लास लगा दें, इंट्रो लिख दें, यहाँ पे आए, यहाँ पी
डॉट इंट्रो, और पी डॉट इंट्रो के अंदर आप फॉन्ट साइज लगाएं 24 पिक्सल्स, और फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट जो है उसको आप कर लें 600, और अपने पेज को आकर रिफ्रेश करें। ठीक है, तो वेट का जो डिफरेंस है जो वो फिर अगेन स्टाइल की वजह से, और दूसरा फॉन्ट फैमिली अभी अगेन चेंज हो गई है। सो देखते हैं कि क्या वो फॉन्ट फैमिली गूगल में अवेलेबल है। अगर तो है फिर तो ठीक है, नहीं है तो फिर 100 पे ये है, 400 पे आई थिंक दिस इज ओके, 400 यूज कर लेते हैं। दूसरा ये जो है एस कैपिटल आ रहा है, इसको मैं जब हमने स्टार्ट किया था तभी मैं चेक कर रहा था कि ये एस कैपिटल किस तरह से है। ठीक है। ये मुझे इसका आइडिया उस दिन भी नहीं हुआ, तो देखते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एस कैपिटल आ रहा है। अगर यहाँ पे आपके पास कोई देखें, अगर सिर्फ एस को कोई ना कोई अलग टैग लगा होता तो इसका मतलब ये था, जिस तरह H1 के अंदर ये स्पैन का टैग था, ये वाला अलग टैग था उसको H1 के कंटेंट के अंदर, तो समझ आ गई कि इसको डिफरेंट स्टाइल अप्लाई हो रहा है। लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर इस एस का जो है ये सिंस का जो एस लिखा हुआ है, इसके साथ कोई डिफरेंट HTML का टैग नहीं लिखा हुआ। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इम्प्लीमेंट हो रही है जो इसके साइज को चेंज कर रही है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देख लें। मेरे पास इसका एक ही हल है कि मैं इसको किसी टैग में ऐड करूं, और वहां से जो है इसका साइज जो है वो बड़ा या छोटा कर दूं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप देखेंगे, जिस तरह मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये वाला, कि इस तरह से कोई लेटर मैं देख रहा हूँ। वैसे प्रॉपर्टी होती है आई थिंक, अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ CSS, क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मेक्स ऑल लेटर्स कैपिटलाइजेस। अरे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो होता है वो तो कंप्लीट उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, पूरे के पूरे टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस के अंदर चेंज करता है। डिफरेंट हाइट ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ पी टैग इनिशियल लेटर। CSS ट्रिक्स एक साइट है, बड़ी अच्छी साइट है, यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प मिल जाएगी। उन्होंने लेआउट बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, इसके कलर्स बड़े डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे मे बी ये प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट हो कहीं पे। स्पैन क्लास फर्स्ट लेटर जीरो सिंस फॉर, तो इसने भी देखे ना स्पैन का एक टैग यूज किया हुआ है। ठीक है, और इनिशियल लेटर को उसने किया हुआ 2। तो अगर ये इनिशियल लेटर को हम लोग वैसे ही इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो क्या ये कोई फर्क यहाँ से पड़ता है? इनिशियल लेटर की प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। देखिए ना, इसे टी कैपिटल हुआ होगा।
लेकिन दो प्रोसीजर, या तो आप टैग को अलहदा कर लें, पहले लेटर का आगे पीछे एक टैग लगा लें और उसको आप लाइन हाइट और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लें, या दूसरा आप ये कर लें इनिशियल लेटर टू। अब ये जो है अप्लाई होना चाहिए, व्हाई नॉट इट इज बीइंग अप्लाइड, दैट्स, अच्छा, फर्स्ट लेटर टू, ओके। मुझे एक दफा इसको चेक करना पड़ेगा, तरीकाकार तो वैसे यही है। इसको अप्लाई होना चाहिए, क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, आई हैव टू चेक। मैं एक दफा चेक करूंगा, फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम ऐसे आनी नहीं चाहिए। अब तो माय एक्सपीरियंस इट शुड बी अ पीस ऑफ केक, बट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ब्राउजर में भी नजर आ रहा है, लेकिन हमें जो है हमारे पास ये चीज नहीं चल रही। वैसे ये इनको बोलते हैं सूडो प्रॉपर्टीज, जो डबल कॉलम्स के साथ आती है इनको बोलते हैं सूडो प्रॉपर्टीज। तो सूडो प्रॉपर्टीज जो है ये देखें, पी का फर्स्ट लेटर आपने पिक करना, तो पी कॉलम का फर्स्ट लेटर किया, तो आपने सूडो एलिमेंट्स यानी आपने एक स्पेसिफिक इसका टेक्स्ट, ये टी जो है कैपिटल, इसको पकड़ लिया, ठीक है। इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सिलेक्टर की टाइप है सूडो सिलेक्टर। तो ये सूडो सिलेक्टर जो है इट शुड वर्क, लेकिन हमारे पास ये सूडो सिलेक्टर अभी नहीं चल रहा, कि क्या रीजन हो सकती है। फर्स्ट लेटर, ये इम्प्लीमेंट हो गया। यानी कि फर्स्ट लेटर की जो आपकी सूडो सिलेक्टर की प्रॉपर्टी है, आपके पैराग्राफ के साथ अगर क्लास है तो आप क्लास इंप्लीमेंट करें, और उससे आप सूडो सिलेक्टर फर्स्ट लेटर पकड़ें और उसके फॉन्ट साइज को आप इंक्रीज कर दें। तो ये 30 है, तो मैं यहाँ पे 60 कर रहा हूँ, तो इससे मेरा लेटर जो है पहला वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। इस तरह से कोई प्रॉपर्टी जो है उस वेबसाइट पे भी इंप्लीमेंटेड है, जो कि हमें शो नहीं होगी। सूडो सिलेक्टर की प्रॉपर्टीज हमारे पास नॉर्मली शो नहीं होती, देखनी पड़ेगी यहाँ पे कहाँ पे उसने सूडो सिलेक्टर लगाया हुआ है, जिससे ये चीज चल रही है। दूसरा तरीका क्या है, ये स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल है, आप स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल को खोलें, और यहाँ पे आप देखें फर्स्ट लेटर की अगर कोई प्रॉपर्टी लगी हुई है, ये देखें फर्स्ट लेटर की प्रॉपर्टी लगी हुई है कि पी डॉट इंट्रो के फर्स्ट शेल के अंदर जो फर्स्ट लेटर आ रहा है उसका फॉन्ट साइज 88 पिक्सल हो, उसकी फॉन्ट वेट नॉर्मल हो, लाइन हाइट 60 पिक्सल हो, पैडिंग लेफ्ट राइट, ये सारा कुछ आ रहा है। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसी को मैं अपने पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो अगर आपको कॉपी पेस्ट भी अच्छे तरीके से करना आता है तो आप बहुत अच्छे डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल कि किस तरह से आप थोड़ी सी चोरी चकारी करके अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे याद है कि मैंने अपनी सॉफ्टवेयर उसमें जब मैं था, मैंने अपनी पहली वेबसाइट
जो थी वो जो मेरे क्लाइंट को रिक्वायर्ड थी, कंपनी ने मुझे दी, और मुझे नहीं पता था कि इसका सेम लेआउट कैसे बनना है. So that guy asked me to pick that CSS up and inspect everything through browser and generate similar kind of wrappers and then apply the CSS over that स्पेसिफिक वेबसाइट. यानी कि मैंने सिंपल सेम HTML सारी जनरेट की जहां जहां मुझे रिक्वायर्ड थी, और CSS में गया और उस CSS की प्रॉपर्टीज को मैंने पिक किया, उस HTML के मुताबिक मैंने उनकी क्लासेस को नेस्टिंग को चेंज किया, अप्लाई किया, एंड आई गॉट द सिमिलर वेबसाइट इन 3-4 days. वो सारी की सारी मैंने बना ली. तो ये तरीकाकार है. जब आपको क्लाइंट्स हैं और डिफरेंट यूआरएल्स प्रोवाइड करेंगे, तो आपका काम है कि आपको इतनी आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से उसमें से उस यूआरएल को, उसमें से जो चीज निकालना चाहे वो निकाल लें. वो तभी हो सकता है जब आपकी बेसिक्स स्ट्रांग है. जैसे मुझे सूडो सिलेक्टर का आइडिया था कि ये सूडो सिलेक्टर हो सकता है, या मेरी गूगल करने की स्किल थोड़ी सी ठीक है, तो मैंने विद इन 3-4 मिनट्स गूगल करके उस चीज को फाइंड आउट कर लिया है. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप ऑन द गो सीखेंगे. काम करते हुए आपने काफी सारी चीजें सीखनी है. और ब्राउजर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे अपडेट हो रहे हैं, लैंग्वेजेस डेली बेसिस पे अपडेट हो रही हैं, तो नई से नई चीजें आती होती हैं. आपको उनका नहीं पता होता जितने देर तक आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे ना देख लें, उनको प्रैक्टिकली कहीं पे एग्जांपल उनकी ना देख लें, आपको नहीं पता लगता कि इनको कैसे करना है. ठीक है. सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ दैट. तो ये हर लेवल पे, हर एक्सपीरियंस के बंदे के साथ होता है. सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये आपके साथ भी कई जगह पे होगा. और इवन मुझसे जो सीनियर लोग हैं जिनके 10-10 साल की एक्सपीरियंस है, उनके साथ भी ये चीज होती है कि वो भी जिंदगी में कोई चीज पहली दफा देख रहे होते हैं. तो इसी तरह से आप सर्च अगर आपकी अच्छी है, गूगलिंग अच्छी है, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं. दूसरा, आपके पास जो स्टैक ओवरफ्लो है, सबसे बड़ी गरीबत है डेवलपर्स के पास. तो अगर आप उससे काम लें, तो वो भी आपका बहुत बड़ा एक रिसोर्स है. नहीं, 400 इज ओके. मुझे जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा था कि थोड़ा सा बोल्ड है. अगेन टेक्स्ट का डिफरेंस है. टेक्स्ट एक दफा देख लेते हैं. फॉन्ट फैमिली जो है वो हमारे पास अगर तो अवेलेबल है, तो वो फॉन्ट फैमिली हम यूज कर लेते हैं. लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो है उसी को यूज करेंगे. सो फॉन्ट पीटी शरीफ, जॉर्जिया शरीफ. अभी पीटी शरीफ जो है, गूगल फॉन्ट्स के ऊपर अवेलेबल है. रेगुलर में भी है, इटैलिक्स में भी है. तो इन सबको आप ऐड करें. 400 वाला, ये वाला, 700 वाला, 700 इटैलिक्स, ये चारों मुझे चाहिए. एम्बेड करने के लिए ये लिंक है. इस लिंक को आप कॉपी करें, और कॉपी करके अपने जो है कोड उसमें लेके आए, और कोड में लाके इस लिंक के नीचे इस लिंक को ऐड कर दें. दोनों फॉन्ट्स आ जाएं. और जहाँ पे आपने ये इम्प्लीमेंट करना है, वहां पे आपको अगेन क्या करना है, कि यहाँ से कॉपी करना है फॉन्ट फैमिली को, और वहां पे लाके आप अप्लाई कर लें. तो सिर्फ अब चेक करने वाली ये चीज है कि क्या इंट्रो का जो फॉन्ट है और बाकी पी, क्योंकि ये भी पी है, इसकी क्लास इंट्रो है, बाकी सबकी नॉर्मल पी है क्लास, उनकी क्लास कोई नहीं लगी हुई, नॉर्मल टैग्स है. तो क्या सब कुछ सेम फॉन्ट फैमिली लग रही है? यहाँ पे आएंगे तो फॉन्ट फैमिली पीटी सेरिफ है, और यहाँ पे आते हैं तो भी पीटी सेरिफ है. यानी कि जितने पी हैं सबको फॉन्ट फैमिली जो है सिमिलर लग रही है. सो यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस में आए, और आप ऐसा करें कि ये जहाँ से जो आपने पी का एलिमेंट ऐड किया है, इसको निकाल दें, और पी का फॉन्ट फैमिली जो है वो आप ये वाली कर दें जो भी आपने नई पिक की है, पीटी सेरिफ. ठीक है. और नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस. ठीक है. तो थोड़ा सा हमें सिमिलर लुक हमें मिल रही है. और यहाँ पे आएंगे तो ये 700 इसका जो होगा फॉन्ट, इसका जो वेट है वो 700 है. तो हम भी जो है वेट को 700 करने की कोशिश करते हैं, 400 से 700 पे लेके आते हैं. तो तकरीबन सिमिलर चीज हमें यहाँ पे मिल गई. ठीक है. सो कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है. हमारा जो फॉन्ट कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, हमारा डार्क है. तो ये कलर यहाँ पे देखें आप यूज हुआ हुआ है बॉडी का, #2632228. तो हम भी ये कलर इंप्लीमेंट करते हैं. पहले हम अपना फॉन्ट वेट इंप्लीमेंट कर लें. तो फॉन्ट वेट जो है पी डॉट इंट्रो, क्योंकि अब ये स्पेसिफिक सिर्फ एक ही पैराग्राफ पे लग रहा है, 700 ऐड कर दिया. और बॉडी का कलर जो है वो
ये दिया हुआ कलर प्रॉपर्टी है टेक्स्ट के कलर के लिए, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड के कलर के लिए, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट के कलर के लिए। सो इफ वी गो टू बॉडी एंड अप्लाई दिस कलर प्रॉपर्टी, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, यानी जो एग्जांपल साइट जिसको हम बना रहे हैं उसमें से ये चीजें मैं पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये कलर हमारा उस तरह से आ गया जैसे वहां पे आ रहा था, ठीक है। थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग का फर्क हो सकता है, यहाँ पे देखेंगे स्पेस जो है आपकी डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो लाइन स्पेसिंग अगर हमें वो भी मिल जाए यहाँ से जो ओरिजिनल है, तो उससे भी हमारा काफी जो है मसला हल हो सकता है। सो लाइन स्पेसिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लेते हैं। लाइन हाइट 36 पिक्सल है, यहाँ पर हम भी अगर लाइन हाइट 36 पिक्सल अप्लाई करते हैं तो देखें थोड़ा सा स्पेस का फर्क आ गया। तो ये लाइन हाइट जो है वो भी पी डॉट इंटर में आप ऐड कर लें। चलें जी, ये हो गया हमारा नेक्स्ट कंटेंट। तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो हम कुछ सिमिलर चीज अचीव करने में थोड़े से सक्सेसफुल हो गए हैं। तो बाकी जो है मजीद टाइम स्पेंड करेंगे तो मजीद क्लियर होता जाएगा। थोड़ा सा फर्क आ रहा है स्पेस में, ये वाला जो कंटेंट है ये स्पेस है ना, यहाँ पैडिंग ज्यादा है, तो अभी हमने नीचे वाले कंटेंट को पैडिंग नहीं दी। इस कंटेंट की पैडिंग देंगे तो वो स्पेस हमारी यहाँ से कवर हो जाएगी। तो 80 पिक्सल इसकी भी पैडिंग आनी है, तो पी डॉट इंटर को आप पैडिंग टॉप 80 पिक्सल दे दें तो वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। तो इंस्पेक्ट करना आना चाहिए, चीजें फाइंड आउट कैसे करनी है सोर्स में से ये पता होना चाहिए, गूगल कैसे करना है ये पता होना चाहिए। ये सारी टेक्निक छोटी छोटी आपको आती होंगी तो आप काफी सारी चीजें जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है उसको आप एक दफा देख लें, दोनों के साइज मेजर कर लें, इस सेक्शन का साइज मेजर कर लें, इस सेक्शन का साइज मेजर कर लें, ऊपर से देख लें एक दफा क्या डिस्टेंस आ रहा है। यानी यहाँ से आए तो ये छोटा छोटा कहीं पे पैडिंग कहीं मार्जिन का डिस्टेंस होगा जिससे आपकी स्पेसिंग जो है वो खराब हो रही होती है। टोटल जो है ये 164 है टॉप से, और ये वाला जो है टोटल यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, रूलर जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा मेरा। Why it is not doing? Okay. इसको वहीं पे ओपन कर लेते हैं उसी पेज पे मैं भी। इस एक्सटेंशन को लगता है कोई टैग ऐसा चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है इस पेज के अंदर। तो कोई दूसरा अगर आपको रूरल मिलता है तो उससे ट्राई कर सकते हैं, या यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं रूलर। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन है, जावास्क्रिप्ट को काम करने के लिए अगेन कोई स्पेसिफिक एचटीएमएल की कोई ऐसी डिव चाहिए जो हमारे पास नहीं एडेड, हमने उसको ऐड नहीं किया हुआ, जिस वजह से हमारा रूलर जो है वो काम नहीं कर रहा। तो किसी दूसरी एक्सटेंशन को चेक करते हैं वो किस तरह से चल रही है। देखिए ना यहाँ पर रूलर आपका काम कर रहा है, इसका मतलब इस वेब पेज के अंदर कोई ऐसा टैग है जिसके ऊपर ये रूलर एक्सटेंशन चल रही है और हमारे पास नहीं चल रही, तो देयर विल बी सम रीजन। क्या रीजन है उसको तो अभी मैं नहीं चेक कर सकता, लेकिन स्पेस को चेक करना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद ये वाली जो है ये तकरीबन है जी नीचे तक टोटल 216 पिक्सल्स, ठीक है।
तो जो पहला फर्क नजर आ रहा है मुझे, वो आ रहा है ऊपर वाली स्पेस के अंदर। यहाँ से स्पेस जो है हमारी कहीं पे हमने जो है वो कम दी हुई है। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ऊपर है और ये वाला टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे है। ठीक है। दूसरा फॉन्ट साइज का डिफरेंस है, ये वाला जो फॉन्ट साइज है वो छोटा है और ये वाला फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करें, ऊपर थोड़ी सी स्पेस ऐड करें, ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर नीचे चला जाएगा। उसके लिए अगेन रूलर एक्सटेंशन और ये सारी चीजें जो है वर्किंग होनी चाहिए। तो देखना पड़ेगा मुझे क्यों इस पेज के ऊपर रूलर नहीं चल रहा, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। तो करना क्या है, पहले इसका फॉन्ट साइज जरा बड़ा करते हैं, लाइव ही फॉन्ट साइज करें 22 पिक्सल्स। और क्या फर्क है जी। दूसरा अगर आप देखें तो बड़ा विजिबल एक फर्क नजर आ रहा है, ये वाला जो आपका टेक्स्ट है आपके फाइल में इस आइकॉन से, ये देखें ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये टेक्स्ट इस आइकॉन के नीचे है। यानी कि ये जो हमारा डिस्टेंस है, हमारे वाले डॉक्यूमेंट में डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ये डिस्टेंस ज्यादा है। ये टी जो है ये स्टार्ट हो रहा है इस आइकॉन के नीचे से, लेकिन इस पेज में देखेंगे ये टी स्टार्ट हो रहा है इस आइकॉन के साथ। सो ऊपर यहाँ पे हमारा को डिस्टेंस जो है वो कम है। तो उस फर्क को, क्योंकि रूलर एक्सटेंशन चल रहा होता तो बिल्कुल मैं आपको एग्जैक्ट पिक्सल बता देता कि क्या पिक्सल है। इस केस में अगर रूलर नहीं चल रहा तो आप डेस्कटॉप डिफरेंट टूल्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं फॉर योर मेजरमेंट, लेकिन सर्च आउट करना पड़ेगा कौन सा टूल अच्छा है। सो मैं इस लेक्चर के बाद सर्च करूंगा और आपके साथ शेयर कर दूंगा रूलर एक्सटेंशन यहाँ पे क्यों नहीं चल रही, ताकि वो प्रॉब्लम आपके साथ ना आए। चलें, अब इसका मतलब है कि हमें कुछ पैडिंग वगैरह देनी पड़ेगी। सेक्शन फर्स्ट के ऊपर पैडिंग टॉप जो है दैट इज 10 पिक्सल्स, उसको इंक्रीज कर दें और उसको इंक्रीज करके यहाँ तक ले आए। ठीक है। सो 40 पिक्सल्स हो गई। सो दिस इज काइंड ऑफ नाउ सिमिलर टू दिस। बिल्कुल दोनों एक जैसे हो गए, सिर्फ फॉन्ट का जो फर्क है वो आ रहा है अब, बाकी तकरीबन चीज सिमिलर हो गई है। क्लियर है। यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई डोंट बिलीव कि कहीं ना कहीं से आपको मतलब इस तरह का सारा प्रोसीजर मिलेगा जिस तरह का प्रोसीजर जो है। अच्छा, ये रूल आई थिंक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, div डॉट h1 की जो पैडिंग हमने दी हुई है यहाँ से इम्प्लीमेंट होना था इसमें। मैं कह रहा था कि मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं से आपको इस तरह का कंटेंट या लर्निंग जो है वो मिलेगी किसी ना किसी जगह से, जितनी मतलब यहाँ से आपको फ्री में मिल रही है। तो आप लोग जब बिहेवियर आप लोगों का जरा डिफरेंट होता है, आते हैं और काम दिल किया किया, नहीं दिल किया ना किया, फिर वहां पे हमारा भी दिल करता है कि हम लोग जो है उस प्रैक्टिस में ना जाएं। वाई आर वी ट्राइंग सो मच फॉर यू गाइस, जगह अगर आप जो है टाइमली चीजों को नहीं कर रहे, आप अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे, आप असाइनमेंट्स नहीं कर रहे, आप प्रोफाइल लिंक्स हैं अपने उनको सबमिट नहीं करवा रहे। सो हमारे पास भी एक बड़े सीधे सीधे से रिसोर्सेज हैं कि कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास जिनको हम डेफिनेटली ओपन करें और आपके साथ शेयर कर दें और आपको सिर्फ आइडिया दे दें कि काम होता कैसे, एंड एवरीथिंग एल्स इज ऑन यू, कि आप खुद जाएं घर, सर्च आउट करें, चीजें देखें, ट्यूटोरियल्स ढूंढें और उन पे काम करें। क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव बीन सफर्ड विद दिस थिंग। जब मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में गया था तो मेरे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था, कोई ऐसा सीनियर नहीं था जो इतना टाइम मुझे देता, जो चीजें समझाता। और दैट टुक अराउंड 2 इयर्स। ये सारा कुछ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको सीखने में मुझे 2 साल लगे हैं। 2 साल किस तरह से मैंने सरवाइव किया है, घर से बाहर रहा हूँ, खाना बाहर से खाया है, रिहाइश बाहर रखी है, सफर किया है, हर वीकेंड के ऊपर आपने मतलब दूसरे शहर से आना है, वो सारी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। और रिसोर्सेज कम थे उस टाइम पे मेरे पास, मतलब काफी सारे प्रॉब्लम्स थी जिनमें से मैं गुजरा हूँ। आज आप लोगों के पास वो सारी चीजें जो है वो घर बैठे आपको मिल रही हैं। ठीक है, मतलब आई डोंट नो कि ये किसको ख्वाब आया, कैसा आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि दिस इज ब्लेसिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली फॉर पंजाब, जो ई रोजगार स्टार्ट हो गया, कि आप लोगों के पास वो स्किल, वो चीजें घर बैठे वो आपके डोर स्टेप पे आपको मिल रही हैं, जिसके लिए दूसरे लोगों ने सालों साल मेहनत की है। मतलब
हम लोगों को अगर किसी से कुछ चीज पूछनी होती थी, तो वी ट्राई टू थिंक यार इस बंदे के साथ कम्युनिकेशन पहले कैसे है, इसको अप्रोच कैसे करना है, और अगर अप्रोच कर लिए तो इससे टाइम कैसे लेना है। और कुछ लोग ऐसे होते थे कि जिनसे टाइम लेना भी बहुत मुश्किल होता था, कि मतलब आप सोचते थे कि यार इनको पे करके इनसे टाइम ले लेंगे, लेकिन वो पैसे लेके भी आपको टाइम नहीं देते थे। ठीक है, यानी वो अपनी फील्ड के इतने एक्सपर्ट थे कि वो अपनी प्रायोरिटीज को खुद सेट करते थे कि हमने किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी। ठीक है, तो वो इस लेवल तक जो है वो अपने टाइम मैनेजमेंट करते हैं। हम लोग तो इस बारे में सोचते भी नहीं है। तो दुनिया अपने आप को बहुत मैनेज करके चलती है। सो वी हैव सफर्ड दैट पार्ट। तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोग जो है उस पार्ट को सफर करें। सो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और भी इतनी डिटेल में, वरना मुझे इस चीज का ये दिस इज नॉट योर कोर्स पार्ट के इस तरीके से जो है वो सारा कुछ करके आपको दिखाया जाए और सोर्स दिखाए, और मतलब ये इस तरह से एक एक चीज आपके साथ डिटेल में शेयर की जाए, सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जिस जिस सफरिंग से हम लोग गुजरे, सफरिंग से आप लोग ना गुजरे, आप लोगों का जो जर्नी है वो थोड़ा सा आसान हो। जहाँ हम जो है वो 3 साल में पहुंचे हैं, आप लोग 4 5 6 महीने में उस जगह पे जो है वो आ जाए। छोटे छोटे से डिफरेंट स्पेस वगैरह के जो है उसमें मुझे नज़र आ रहे हैं, वो अगेन इंस्पेक्ट करके निकाले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, किस एलिमेंट में स्पेस ज़्यादा है, उसको जरा थोड़ी सी कम कर लें। रूलर एक्सटेंशन चल रही होती तो दिस वाज क्वाइट इजी। अब वो नहीं चल रही मेरे पास, तो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर दिस थिंग। लेकिन ये है कि किया जा सकता है। आप अगर इंस्पेक्ट करने में ठीक है, तो आप इंस्पेक्ट करके जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है आप उसको निकाल लें। यानी ये जो प्रॉपर्टी मैंने बाद में लगाई है, दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, इस प्रॉपर्टी को सिर्फ खत्म कर दूं तो इट्स ओके। टेल डॉट सेक्शन फर्स्ट H1, ये प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए। ओके, दिस इज नॉट क्वाइट सिमिलर टू दिस वन, सिर्फ फॉन्ट का हमारा फर्क आ रहा है, बाकी तकरीबन चीजें सिमिलर हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई बंदा कोई यूआरएल देता है कि इस यूआरएल के ऊपर जो है मुझे ये वेबसाइट है और ये वेबसाइट मुझे अच्छी लगती है, या मैं इस तरह की वेबसाइट बनवाना चाह रहा हूँ, तो अगर आपको HTML CSS आती है, और अगर आपको हाँ आती है बूटस्ट्रैप आती है, आपको एलिमेंटर आता है, तो देर इज नो नथिंग दैट यू कैन क्रिएट। हाँ, कोई मैनेजमेंट सिस्टम आ जाए, कोई ऐसा पोर्टल आ जाए जिसमें लॉगिन इन्वॉल्व है, कोई ऐसा पोर्टल आ जाए जिसमें 2 3 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स इन्वॉल्व है, POS को पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर आ गया, या लेट सपोज कोई ERP आ गई जिसमें पूरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, इन्वेंट्री है, सेल्स है, ऑर्डर्स हैं, और बाकी मैनेजमेंट है, तो उसमें फिर आपकी कोडिंग स्किल बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल शुड बी द वेरी बेस्ट। तो उसके लिए क्या तरीकेकार है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काफ़ी सारी साइट्स हैं जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, जहाँ से अगर आपकी प्रोग्रामिंग ठीक है, अगर आप समझते हैं प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, और आपको बेसिक आइडिया है, तो सिर्फ आप उस तरह से सोचते नहीं है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो डेवलप करने की जरूरत होती है। और अगर आपका थिंकिंग पैटर्न जो है वो आपकी थॉट अप्रोच डेवलप हो जाए, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो समझ के उस आइडिया को या उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं कोड के अंदर। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग बेसिकली। यानी कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि यार हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसको हम जो भी नंबर प्रोवाइड करें उसका स्क्वायर रूट निकाल दें। ठीक है, तो आपको अगर पता है कि स्क्वायर रूट की असल क्या तरीकेकार है, और आपको ये पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं, तो आप इजीली वो प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये वाला पहला हमारा चैलेंज था कि हमारी वेब पेज क्रिएट करने की स्किल और हमारी HTML CSS जो है उसका हमें आइडिया होना चाहिए। तो वो उन चीज़ों का हमें आइडिया हो गया। अब हम एक सिंपल वेब पेज बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और पिक्सल परफेक्ट वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैलेंज होगा हमारा, एक तो उसको रिस्पॉन्सिव करने का होगा। जैसे अभी अगर मैं इस पेज की बात कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट टूल को ओपन किया और यहाँ पे गया हूँ, तो ये देखें आपका ये पार्ट कट रहा है। और दूसरा, अगर मैं इसको यहाँ पे मोबाइल पे ले जाता हूँ तो कुछ हद तक तो ये रिस्पॉन्सिव होगा, टोटली रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। जैसे अब फॉन्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये छोटा हो गया है। अगर मैं मजीद इसको कम करता हूँ तो ये और छोटा हो जाएगा और रीडेबल नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो इसका बिहेवियर जरा डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इस फर्क को समझने की जरूरत है कि छोटी स्क्रीन के लिए किस तरह से आप क्या काम कर रहे हैं और उसके लिए क्या तरीकेकार होता है।
तो मेरी सिर्फ अभी कोशिश है कि हम ये जो एक सेक्शन है, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक इसको हमने क्रिएट किया है, ये सेक्शन सारा जो है हम ये बना लें, और एटलीस्ट यहाँ तक बना लें। और जब यहाँ तक बन जाएगा उसके बाद हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर बात करेंगे, ताकि इस पेज को रिस्पॉन्सिव कैसे करना है वो देखें। और वहाँ से जो है फिर हम फर्दर मूव आउट कर देंगे जावास्क्रिप्ट की तरफ, कि अब इस पेज के ऊपर हमें स्क्रिप्ट लिखना है और इसकी कोडिंग करनी है, तो वो कैसे पॉसिबल है। सजावल साहब, कोई इशू आ रहा है आपको? मोहम्मद सजावल जी, सजावल सुन रहे हैं तो काइंडली जरा कमेंट करें। जी, नहीं है अवेलेबल। रिएक्शन आपका बड़ा डिफरेंट सा आया है, मैंने इसलिए आपका नाम लिए के आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि एंग्री इमोजी आपने भेजा है मुझे, तो क्या कहाँ पे मसला आ रहा है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं है तो मुझे पूछ सकते हैं आप। जीशान साहब हमारे 2-4 दिन इस तरह करते रहे हैं और आजकल वो मुझे नजर नहीं आ रहे। जीशान हैदर, और अभी सजावल है। सजावल, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कोई मसला है तो बता दें। जीशान को इशू आ रहा था, उसका क्लियर हो गया। आपका कोई इशू आ रहा है तो डू लेट मी नो। मेरे साथ ऐसे एंग्री होने का क्या बेनिफिट होगा आपको, या मुझे क्या बेनिफिट होगा? तो कुछ चीज ऐसी अगर रह गई है, नहीं समझ आ रही, तो पूछ लिया करें, एंग्री ना हुआ करें। अच्छा जी, अब मजीद हमारे पास अगेन इट्स 10:30, और फर्दर जो है मैं कुछ इसमें से पार्ट स्किप करूंगा, कुछ पैराग्राफ स्किप करूंगा, ये सेक्शन क्रिएट करूंगा और इस सेक्शन के ऊपर आ जाऊंगा, ये कैसे क्रिएट करना है, ताकि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कवर किया जाए, बजाय इसके कि जो चीजें आप कर सकते हैं मैं उनके ऊपर टाइम जो है वो लगाता रहूं। आप जो चीजें होने वाली हैं, जो चीजें आपको समझाने वाली हैं, मैं उन पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा। तो कोई क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ तक तो मुझे पूछ सकते हैं। लास्ट 20 मिनट्स आप लोगों के हैं, उसमें जो मजीद जिस तरह आपको बताया था गोल्स के हवाले से, या आपके किसी चीज़ के बारे में कोई फीडबैक्स हैं उसके बारे में, या लेट्स सपोज आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो वो 20 मिनट्स आपके हैं। ये 10 मिनट्स हैं, कुछ चीज़ ऐसी है जो पीछे से रिपीट होने वाली है इसमें, तो मुझे बता दें ताकि मैं आपको वो एक दफ़ा समझा दूँ। क्योंकि जब मैंने आप लोगों से ये चीज़ असाइनमेंट मैंने आपसे लेनी है, तो मैं तो चेक करूंगा और फिर आगे जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं करवा रहा हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट भी चाहिए, रिटर्न भी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको करवा दिया, आपने लेक्चर देख लिया तो इट्स ओके। तो इस तरह की कोई सिमिलर साइट मैं आपको दे दूंगा जो मुझे आप लोगों से रिटर्न में चाहिए होगी। तो अगर आपको कोई इशू कहीं पे आ रहा है, नहीं समझ आ रही, तो यू कैन आस्क मी। दैट इज बेटर देन किलिंग योर ओन टाइम एंड माई टाइम। अच्छा, प्रोफाइल की क्या सिचुएशन है? प्रोफाइल लिंक्स आपसे मैंने कहा था सारे काइंडली सबमिट करवा दीजिएगा, और अभी तक मेरे पास जो है कंप्लीट डाटा प्रोफाइल लिंक्स का नहीं आया। कुछ लोग लेक्चर बाद में लेते हैं, स्टिल दे डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस के प्रोफाइल लिंक का अगर सबमिट करवा दें या अटेंडेंस मार्क कर दें तो वो समझते हैं कि वो बरी जिम्मा है सारी चीज़ों से। या दूसरी बात है कि ऊपर से उतरे हुए हैं कि उनके ऊपर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। जब आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया,
तो आप काफी सारे लोगों को पीछे छोड़ के आए होते हैं। हमारे पास थाउजेंड्स एप्लीकेशन होती हैं जिसमें से हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो हर सीट के ऊपर कोई ना कोई बंदा compete कर रहा होता है। ठीक है। तो कितने सारे लोगों को पीछे छोड़ के आप आगे आते हैं, और जब आगे आ जाते हैं आपको वो जगह मिल जाती है, तब आप उसकी कदर नहीं रहती। तो ऐसा ना किया कीजिए। जो काम आपको जिस टाइम कहा जाए उसको लाजमी कर दिया करें। आप ठीक है, बहुत अक्लमंद होंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे मतलब मैं बड़ी चीज़ें सीखता हूँ या आप लोगों से बड़ी चीज़ें सीख सकता हूँ, लेकिन एक जो रिक्वायरमेंट है किसी एक प्रोग्राम की, एक स्ट्रक्चर की, उसको फॉलो करना आपके लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है। ठीक है। आप भी उसको फॉलो करें और मैं भी फॉलो करूंगा, तो हम उससे कोई आउटपुट ले सकते हैं। अदरवाइज उस सिस्टम और मैकेनिज्म को अगर हम ब्रेक करते हैं तो दैट वो हमारे लिए वो प्रॉब्लम कर देता है। तो मैं एक तो अपनी टीम के साथ कंसल्ट करूंगा और उनसे जो है वो मैं एक दो दिन में अपडेटेड लिस्ट लूंगा उन लोगों की जो कि वाकई इस ग्रुप में जिन्होंने रहना है, जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं है, जो कि ड्रॉप आउट होने वाले नहीं है, उनकी लिस्ट लूंगा एंड देन आई विल आस्क देम अबाउट देयर लिंक्स कि उनका जो डाटा मेरे तक नहीं पहुंचा, सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं कंफर्म करूंगा। और जिनको मुझे नजर आ रहा है कि ड्रॉप आउट हो जाएंगे या दे डू नॉट नीड इट, तो I'll definitely ignore them and I'll not check their profile or I'll not answer their queries। मैं उनकी क्यूरीज भी आंसर नहीं करूंगा। मतलब एक नंबर ऑफ पीपल जो कि मेरे साथ चल रहे हैं, जो कम्युनिकेशन के अंदर हैं, जो काम कर रहे हैं और जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनकी क्यूरीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उन लोगों के जो कि सीरियस नहीं है। ठीक है। जिनको और बड़े तरीके हैं उनके पास कमाने के लिए, या उनके पास और रिसोर्सेज हैं और उनके लिए ये रिसोर्स प्रीमियम नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर मैं, मेरा टाइम जो है वो कीमती है, मैं अपने वक्त में से वक्त निकाल के आपको देता हूँ। मेरे लिए और बड़े मसले मसाइल हैं जिनको मैंने सॉल्व करना होता है दिन में, तो जो टाइम मैं आपको दे रहा होता हूँ, चाहे मैं मैसेंजर पर टाइम दे रहा हूँ या स्काइप पे दे रहा हूँ या फेसबुक ग्रुप में दे रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा कीमती टाइम होता है। तो लिस्ट मैं ले लूंगा और लिस्ट के मुताबिक जो लोग होंगे, सिर्फ उनकी क्यूरीज या उनके अगर कल को प्रोडक्ट्स आते हैं तो आई विल कम्युनिकेट विद देम, विद अदर्स आई विल नॉट। क्योंकि रेगुलरिटी जिसमें नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके साथ चलना जरा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो आप में से जिन लोगों के जो लेक्चर्स ले रहे हैं डेली बेसिस पे, जिनके प्रॉब्लम्स अभी अगेन है, जिनके प्रोफाइल लिंक्स शॉर्ट है, काइंडली प्रोफाइल लिंक्स, क्योंकि मेरे पास अभी जो डाटा आ रहा है उसके मुताबिक अप टू 40 पीपल आर देयर जिनके मेरे पास फाइवर के लिंक्स हैं, और तकरीबन 10 लोग हैं जिनके फ्रीलांसर का लिंक है, और कुछ मैक्सिमम कोई मेरा ख्याल है 13 लोग हैं जिनका जो है, 10 लोग हैं जिनका अपवर्क का लिंक है, 13 लोग हैं जिनका फाइवर का लिंक है, और एक लिंक है पीपल पर आवर का जो कि गलत है, जो मैंने परसों बताया भी था कि वो लिंक जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है। तो उसको लॉग इन करके एडिट करें, ठीक करें अपने लिंक्स को। लिंक डालने से पहले एक दफ़ा कहीं पे उसको ओपन, ऑनलाइन ओपन कर लिया करें कि ये लिंक ठीक है या नहीं। जैसे कि एक बंदे ने लिंक ऐड किया हुआ है upwork.com AB फाइंड वर्क। अब इस बंदे का मैं नाम थोड़ा सा ले लूं, मैं लेना नहीं चाहता लेकिन अगर लूंगा तो जो है वो फिर माइंड ना किया कीजिएगा कि मैं फिर सबके सामने ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर गलती कर रहे हैं तो मैं एक दफ़ा दो दफ़ा पर्दे में कह सकता हूँ, तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि यार ये बंदा, इसका जो डाटा है या ये जो तरीक़ेकार है ये ठीक नहीं है। तो मैं एक सिर्फ एक को नॉमिनेट करने लगा हूँ इसलिए कि उनको पता लग जाए कि उनका जो डाटा है दैट इज नॉट राइट। और ये नहीं कि ये जानबूझ के ये मिस्टेक होती है, आपको नहीं पता लगता, तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो आयशा नाम है। अब आयशा का फुल नेम मैं नहीं ले रहा। आयशा, आपका जो फाइवर का लिंक है वो ठीक है, लेकिन फ्रीलांसर का और अपवर्क पे दोनों पे आपने डैशबोर्ड का लिंक दिया हुआ है, लास्ट में आ रहा है स्लैश डैशबोर्ड। तो मुझे डैशबोर्ड का लिंक नहीं चाहिए, आपकी प्रोफाइल का लिंक चाहिए। तो आप लॉग इन करके अपने अकाउंट के ऊपर जहाँ पे तस्वीर आती क्लिक करेंगे, वहां पे आएगा व्यू प्रोफाइल। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो जो यूआरएल ओपन होगा वो यूआरएल मुझे चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है। डैशबोर्ड का जो लिंक है वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। सो इसको फिक्स करें। और जिन लोगों के प्रोफाइल लिंक्स अभी तक सबमिट नहीं हुए, जो लेक्चर अभी ले रहे हैं, जो लेक्चर बाद में ले रहे हैं, काइंडली अपने प्रोफाइल लिंक्स हैं वो सबमिट करवाएं। ठीक है। क्योंकि मेरे पास अगर आपके लिंक्स नहीं होंगे तो मैं इसको टैली नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैंने आपको उस तरह से ट्रैक करके लेके चलना है किसकी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए एनालिसिस करने के लिए मुझे सबसे पहले आप लोगों का डाटा चाहिए। तो डाटा होगा तो आई कैन एनालिसिस एंड देन आई कैन प्रोवाइड ओपिनियन टू एनीवन कि उसको कहाँ पे
क्या करना चाहिए? अच्छा, एक चीज और मेरे पास एक लिस्ट आई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग हैं और काफी लोग हैं जो कि लेक्चर ले रहे हैं लेकिन अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे। ठीक है। और उनके लिए मैनेजमेंट ने एक पोस्ट भी सेंड की है और नोटिफिकेशन भी भेजा है कि दिस इज लास्ट चांस टू फिल योर गूगल अटेंडेंस फॉर्म, जिसमें सियालकोट सेंटर के कुछ लोग हैं। इकरा अकरम है। इकरा कल क्लास में थी, आज नहीं। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर। निम्रा तोकीर है, हाजरा तजम्मल, सहरे शरूबी, साइका इकबाल, हफ्सा मीर, उम्मे अफसा, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद वसीम, आकिब, उस्मान रजा, अबरार हुसैन आज़ाद, निदा नूरीन, जहाजेब तारिक, आयशा शहजादी, इमरान शबीर, बिलाल यूनस, अब्दुल कदीर और हुमा शमस। ये नाम है सियालकोट से। और जहलम से वकास अहमद है, इतरत सुल्ताना। इतरत अभी यहाँ पे हैं तो सही, आई डोंट नो कि वो इतरत सुल्ताना है या कोई नाम डिफरेंट है। नूर नैयर है, मोहम्मद इब्राहिम है, मोहम्मद अली हैं, फिर मोहम्मद अली हैं, फिर नुमान, गुलफाम, जावेद और उमैर हैं कोई जेलम से। फिर हैं किश्वर बतूल, मोहम्मद हामिद सनान, कफिया एंड अली इकबाल, बिलाल तसव्वर, अली राशिद, अलमदार हुसैन शाह, कंवल अब्बास, बिलाल अहमद, सबा जावेद। ठीक है, ये वो मतलब लिस्ट है जो अभी मेरे साथ शेयर हुई है रिसेंटली ड्यूरिंग दिस लेक्चर, कि ये वो लोग हैं जो कि अटेंडेंस ले रहे हैं लेकिन अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे। सो काइंडली अपनी अटेंडेंस को देखें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वाई आर नॉट यू मार्किंग द अटेंडेंस। और पोस्ट जो है मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वो नाम है, इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कल एब्सेंट थे। ठीक है। तो जो एब्सेंटीज वाले हैं जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई, काइंडली अपने रिकॉर्ड को देखें और अपने रिस्पेक्टिव लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें और उनको एतमाद में लें कि वो लिस्ट मेरे साथ क्यों उन्होंने ये शेयर की है, क्या प्रॉब्लम है, किस जगह पे इशू है। आप लेक्चर, अगर लेट सपोज आप लेक्चर किसी ने कोई कोई लेक्चर बाद में भी लिया है सेम डे, तो अटेंडेंस तो एटलीस्ट आप अपनी मार्क कर सकते हैं। तो मेरे तक एटलीस्ट ये लिस्ट नहीं आनी चाहिए। चलें, लिस्ट में ग्रुप में अपलोड कर रहा हूँ। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट 20 मिनट्स, जैसे आपके मैंने बोला था होंगे लास्ट में, तो वो 20 मिनट्स आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप वन बाय वन से कर सकते हैं। अच्छा, कल डायरेक्ट मैसेज किया था कि अपर की तरफ से कोई ईमेल आई है। इकरा कह रही है उन्होंने अटेंडेंस मार्क की है। इतना तक टॉक में प्रॉब्लम इवन विद द मैनेजमेंट, ओनली रिक्वेस्ट करनी है, जस्ट नीड सम टाइम टू रिकवर आवर प्रीवियस लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस बिकॉज़ एट लीस्ट। ओके, दैट्स ओके, बट यू शुड टेल देम योर इशू, कि कहाँ पे है मसला, और जो अटेंडेंस का आपका मसला आ रहा है उसको रिजॉल्व कराएं।
आप अगर सियालकोट से हैं तो इब्राहिम से कांटेक्ट करें, आपका मसला इब्राहिम हल कर सकता है। बैकएंड भी सिखाया जाए, हाँ बैकएंड भी सिखाया जाएगा, डेफिनेट है, खाली फ्रंट एंड सिखा के तो नहीं छोड़ना। इकरा कह रही अटेंडेंस मार्क करेंगे, ओके। जवेरिया नवीद का इशू है कि अपर की तरफ से कोई फॉर्म आया, तो फॉर्म मुझे आपकी तरफ से जो मैसेज है वो शायद नहीं मिला। आप मुझे, मेरी जो नॉर्मल प्रोफाइल है, कल मेरी प्रोफाइल में कोई इशू आ रहा था, दैट्स व्हाई आई ट्राइड विद अदर प्रोफाइल, तो मेरी प्रोफाइल जो है दैट इज ओके नाउ। आप जो है उस पे नॉर्मल प्रोफाइल पे मुझे वो डायरेक्ट मैसेज कर दें, वो फॉर्म क्या है, देन आई विल टेल यू कि इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, तो उसको काइंडली टाइमली मेरे साथ शेयर कर दें। ठीक ठीक, तुरंत चलें। तो सीव के साथ शेयर किया है, स्टिल मुझे ये आ गया डाटा जो कि नहीं आना चाहिए था, इसको एक दफ़ा आप कंफर्म कर लें। और तो सीव से कहें कि नेक्स्ट टाइम शेयर करने से पहले जो है वो कंफर्म करके शेयर करें, और मैं भी उनसे बात कर लूंगा कि कहाँ पे इशू है। आपके साथ अगर बातचीत हो गई है तो मसला अभी तक रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। अच्छा, सिखाने की बात हो रही थी, सिखाया क्या क्या जाएगा। फ्रंट एंड सीख रहे हैं, HTML CSS सीख रहे हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव के बारे में बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव जो है CSS वो कैसे होती है, क्या उसकी बेसिक्स होती हैं, एंड देन वी विल मूव टू द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, के बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करना है, और बूटस्ट्रैप के कौन कौन से फ्रेमवर्क इस टाइम अवेलेबल है, उन पे बात करेंगे। और बूटस्ट्रैप से देन वी विल शिफ्ट टू बैकएंड, कि हम लोगों ने किस तरह से फ्रंट एंड कोड तो कर लिया, लेकिन अगर हम अब परसिस्टेंट डाटा रखना चाह रहे हैं वेबसाइट के अंदर जो कि डायनामिकली चेंज होता है, तो उस पे किस तरह से काम होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम उस पर स्पेंड करेंगे, और बैकएंड पे काम थोड़ा सा करने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस पार्ट के ऊपर, कि वर्डप्रेस का जो हम लोगों ने कोड की करना था और कस्टमाइजेशन स्टार्ट करनी थी, वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि कुछ लोगों को HTML CSS का और प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं था, तो मैं चाह रहा था कि उनको एक दफा इन चीज़ों का आइडिया हो जाए, ताकि जब हम वर्डप्रेस साइट पे जाएं तो दे डू नॉट हैव एनी कम्प्लेक्स और फियर के वो काम नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ एक दो CMS छोटे छोटे और हैं जिनके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग काम कर लें, और मार्केट में उनमें लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ताकि आप अच्छे पैसे कमा सकें। सो जो हमारा ट्रैक होगा वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद योर रिस्पॉन्स, मैं उसको जो है देखूंगा कि मुझे किस साइड पे जाना है। लेकिन ये बेसिक्स हर बंदे को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये बेसिक्स आपकी कवर करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसका, इन चीज़ों का पहले से आइडिया होता, अच्छी तरह से आती होती, तो आई कुड स्किप देम। लेकिन क्योंकि अगर 10 लोग भी ऐसे हैं जिनको ये चीज़ नहीं आती, तो मैं ये नहीं कर सकता कि उनको पीछे छोड़ दूँ। तो इस वजह से मैंने ये सारा आपके साथ अभी तक शेयर किया है। और जिन लोगों को प्रोग्रामिंग का नहीं पता, जिनको बैकएंड का नहीं पता, मैं कोई ट्राई सम स्ट्रेटेजी कि मैं कोई ऐसा ट्रैक अडॉप्ट कर लूं जिसमें मैं पहले 1 घंटे में लेक्चर जो है वो डिफरेंट स्किल के लिए दूं, और लास्ट जो है 30-40 मिनट्स वो डिफरेंट स्किल के हों, ताकि दोनों तरह की ऑडियंस जो है उनको, उनके लिए कंटेंट जो है वो इंटरेस्टिंग भी रहे, और वो अपने टाइम को सही अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकें। सो उसके लिए आई विल क्रिएट अ पोल, और उस पोल से मुझे मुझे आइडिया हो जाएगा कितने ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि मीडियम लेवल पे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो कि बिगिनर लेवल पे हैं। तो उसके साथ फिर मैं अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो डिफाइन कर लूंगा। अभी तक जो मैं लेके चल रहा हूँ वो सबके लिए लेके चल रहा हूँ। और लेक्चर अगर 14 हो गए हैं, तो टोटल हमारे लेक्चर होते हैं तकरीबन 3 महीने का हमारा ये कोर्स लेंथ है, ड्यूरेशन जो है। और अगर एक वीक में 5 लेक्चर्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक मंथ के अंदर 20 लेक्चर्स हैं। और एक मंथ में 20 लेक्चर हैं, तो 3 मंथ्स में टोटल अराउंड 60 लेक्चर्स हो जाएंगे। सो राइट नाउ वी आर ऑन लेक्चर 14। सो कोशिश मेरी ये है कि लेक्चर 30 अप्रोच करते तक आप लोग कुछ ना कुछ जो है वो इस लेवल पे हो कि आप अ, जो है वो अर्निंग की सिचुएशन में कहीं पे किसी पोजीशन के अंदर आ जाए। ठीक है, वो बड़ा जरूरी है। तो अगर मुझे अपनी ऑडियंस का बेटर वे में पता होगा और आपका डाटा मेरे पास एक्यूरेट होगा, तो दैट विल बी इजी फॉर मी टू मैनेज थिंग्स। सो सबसे पहले आपके जरूरी है प्रोफाइलिंग, चाहे आपको ये सारा कुछ आता है, आपने पहले किया हुआ है। मेरा ये टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट इससे बहुत आगे का जहां मैंने आपको लेके जाना है। तो अगर आप ने आपके पास लेट सपोज 2 साल का भी एक्सपीरियंस है ना,
और आप समझते हैं आपको सारा कुछ आता है, आपने पहले काम किया हुआ, तो फिर भी अपना डाटा जो है ना उसको आप सबमिट करवा दें, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो मेरे पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिल जाएगा। तो मेरे पास जब तक वो डाटा होगा नहीं, मेरे पास वो एनालिसिस नहीं होगा, तो मैं अपना अपने कोर्स उस तरह से ड्राइव नहीं कर सकूंगा। अगर एक जनरल आउटलाइन को कंप्लीट करना है तो वो तो सीधी सीधी बात है कि 5 लैंग्वेजेस हैं, एक सीएमएस है, ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और पीएचपी माईएसक्यूएल, 5 लैंग्वेजेस हैं जिनके 3 3 4 4 लेक्चर्स कवर करने हैं। और एक सीएमएस है जिसके अंदर से छोटी मोटी वेबसाइट आपको बना के बतानी है, और थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग के बारे में बताना है कि आप लोगों को आइडिया होता है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, एंड दिस इज ओवर। लेकिन मैं जिस ट्रैक पे आपको लेके जा रहा हूँ उस ट्रैक पे मुझे आपका कॉपरेशन चाहिए। कॉपरेशन होगा तो मैं बेटर वे में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अदरवाइज तो है फिर आई विल बी फोर्स्ड कि मैं जनरल वे में चला जाऊँ। तो कॉपरेशन अपना जो है वो साथ कंट्रीब्यूशन अपनी रखें। डाटा के मामले में, अटेंडेंस के मामले में, असाइनमेंट्स के मामले में जो है उसमें आप काइंडली प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ठीक है। बाकी चीजें जो हैं वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हो जाएंगी। आप पिछले लोगों की भी हुई हैं, आपसे जो पिछले बैचेस के बच्चे थे उनकी भी हुई हैं, वो भी पैसे कमा रहे हैं। और जो आने वाले बैचेस होंगे इंशाल्लाह उनमें भी लोगों के लिए चीजें मसले हल होंगे, और आपके भी प्रॉब्लम्स जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम होते जाएंगे। लेकिन बात वही है कि कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट रहेंगे तो होगा, कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये एक पीसी पे 2 अकाउंट्स बना रहे हैं फाइवर के, बना सकते हैं अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो। एक इंटरनेट पे यानी एक इंटरनेट कनेक्शन पे 2 अकाउंट्स बना लें, एक सिस्टम पे दो ना बनाएं। एक सिस्टम पे जो दो बनाते हैं वो गलत है। किसी भी टाइम दोनों की सेम कॉल अगर फ्लैग हो गई तो फ्लैग होते साथ ही क्या होगा कि आपके दोनों अकाउंट्स पे वार्निंग आ जाएगी। मैं करता हूँ जवेरिया, मेरी बात चल रही है इसके ऊपर, असाइनमेंट सबमिशन के ऊपर। जैसे ही मुझे कोई प्रॉपर चैनल मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इसका क्या हल क्या होना चाहिए, तरीके क्या क्या होना चाहिए। जस्ट गिव मी 1 2 डेज, एक दफा फाइनलाइज हो जाए फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जिनको फाइवर दो दो अकाउंट्स आपने बना के करने हैं, क्या है अगर आपका एक अकाउंट बना लेते हैं और एक अकाउंट अगर आपका चल जाता है तो दैट इज गुड। मतलब अगर आप दोनों तरह से टारगेट करना चाह रहे हैं जी, मैं जो है वो ये भी करूं, मैं वेब भी करूं, मैं लेट्स सपोज कंटेंट राइटिंग भी करके चेक करूं, मैं ग्राफिक डिजाइन भी करके चेक करूं, तो ये सही अप्रोच नहीं है। कोई एक चीज पिक करें, चाहे वेब पिक कर लें, चाहे नॉन टेक्निकल स्किल्स पिक कर लें, चाहे डिजाइन पिक कर लें, और सिर्फ उसी पे एफर्ट थ्रो करें। क्योंकि आपकी आपकी ये जो है जिसे बोलते हैं गिग, एक गिग अगर आपकी रैंक हो जाती है तो दैट मेक्स यू रिच। लेकिन अगर आप बहुत सारे अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं और बहुत सारे गिग्स को एट टाइम मैनेज कर रहे हैं और कोई एक गिग भी अच्छी रैंक नहीं है, तो फिर आप वही बात है कि कभी आप कमा रहे हैं कभी नहीं कमा रहे। तो उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए, आपको एक नीश पे काम करना चाहिए, कोई एक नीश पिक करें उस पर काम करें। मॉडल टाइप कोई चीज देखें, महजाद मेरे पास तो जो है अपने तौर पर तो मैं आपको काफी कुछ दे सकता हूँ, लेकिन एक ऑफिशियल वे में जो चीजें करवानी होती हैं उसकी अप्रूवल प्रोसेस होता है कि जी हम अपनी ऑडियंस के साथ ये चीज शेयर करने लगे हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं, उस पर एक डिस्कशन होती है और उसके बाद वो चीज अप्रूव होती है। तो अनलेस मेरे पास कोई रिकग्नाइज चीज अपनी टीम की तरफ से आए, मैं आपके साथ डायरेक्ट ऐसे शेयर नहीं कर सकता, या मेरे कंटेंट के ऊपर अगर मुझे अलाउ करते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या तरीकेकार होना चाहिए। हाँ, तो एक आपके अगर 2 अकाउंट्स हैं आप चलाना चाह रहे हैं, तो एक आप लैपटॉप पे चला लें, एक आप मोबाइल पे चला लें, इस तरह से कर लें। एक डिवाइस पे 2 अकाउंट ना चलाएं, वो दोनों ही बैन हो जाएंगे एट सम पॉइंट। अब दोनों अकाउंट्स बैन करवा देंगे, एक एक डिवाइस पे 2 अकाउंट्स नहीं चलाने। जितनी देर तक फ्लैग नहीं होंगे गनीमत है, जिस दिन फ्लैग होंगे दोनों ही जाएंगे। लेक्चर टाइमिंग आसिया पूछ रही है, आसिया 9 से 11 का टाइम है, ठीक है, और 14 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं। और आगे जो लेक्चर्स हैं वो सारे 9 से 11 ही होंगे, और मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लास होती है। तो काइंडली इन चीज़ों का आप ख्याल करें। नहीं पता, आपके ग्रुप में अगर एक दफ़ा आप सर्च आउट करेंगे आपको पोस्टें मिलेंगी, आप अपने लैब मैनेजर से सियालकोट से या तो इब्राहिम से कांटेक्ट करें जो भी क्यूरी है आपकी,
और अगर आप जेएलएम से हैं तो तौसीफ से कांटेक्ट कर लें। तो ये छोटे छोटे जो आपके इश्यूज हैं ये आपको मतलब मेरा ख्याल है पता होने चाहिए ऑन टाइम। अभी तो तकरीबन हमें 1 महीने से ऊपर हो गया है इस कोर्स के अंदर। और किसी का कोई इशू को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। अच्छा चलें, कुछ चीजें प्रोग्रामिंग के हवाले से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रोग्रामिंग आती है पहले से? सी प्लस प्लस में उन्होंने कोड किया हुआ है या पीएचपी में कोड किया हुआ है? अच्छा आती है, प्रैक्टिस नहीं है, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है हैकर रैंक। आई वुड सजेस्ट जितने लोगों को प्रोग्रामिंग आती है, कमिंग जितने आपके डेज हैं प्रोग्रामिंग हमारा सेक्शन स्टार्ट होने से पहले हैकर रैंक की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे जाके आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करें और अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिनको आपको सॉल्व करना होता है। लेट मी लॉग इन माई अकाउंट। अगर मेरा अकाउंट लॉग इन हो जाता है इस पे तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे आ रहा है जी प्रैक्टिस का सेक्शन। प्रैक्टिस के सेक्शन के अंदर कुछ गेट योर स्किल्स सर्टिफाइड बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिएक्ट बेसिक्स, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, पाइथन बेसिक्स, जावा बेसिक्स, ये कुछ नए आए हैं, सर्टिफिकेशन आई हैं। और यहाँ पे ये एक इंटरव्यू प्रिपरेशन किट है जो कि एक्सपीरियंस और एडवांस किस्म की है। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे इस वेबसाइट पे आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान कुछ जॉब्स भी होती हैं। ठीक है, तो लोग जो है कंपनीज इस वेबसाइट पे आके इंटरव्यूज भी लेती हैं इंटरनेशनल हायरिंग के लिए। तो मैं सिर्फ आपसे जो चीज चाह रहा हूँ कि आप जो है आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कोडिंग की हो जाए। उस वाले से एक ये है ट्यूटोरियल 30 डेज ऑफ कोड का। 30 डेज ऑफ कोड में जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कि आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, मतलब आपने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पिक करनी है। जैसे सॉल्व चैलेंज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो एक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं देखूंगा तो इसके मुताबिक मुझे कोड लिखना है। और वो कोड जो है वो आउटपुट जनरेट करेगा। उसकी इनपुट इस तरह की है, आउटपुट ये होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सारी अंदर डिफाइन है और ये नीचे एडिटर दिया हुआ है जहाँ पे मुझे कोड करना है। तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है, सी प्लस प्लस आती है उसमें करना चाह रहे हैं, पीएचपी में करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सी करना चाह रहे हैं या जावा में करना चाह रहे हैं, तो वो सारे एनवायरमेंट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप अपनी साथ साथ डेवलप करें। ठीक है, और ये 30 डेज ऑफ कोड जो है इसमें बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इस पे 10 से 12 प्रॉब्लम्स रिजॉल्व या सॉल्व कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी जो एल्गोरिदमिक स्किल्स जो हैं, और जो कल को जब कोड करते हुए हमें डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे, वो जो है वो आपको इस पे काम करने के बाद आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 30 डेज ऑफ कोड बहुत बेसिक है बिगिनर्स के लिए। मैंने पिछले कुछ सालों में इस पे काम किया है और मैंने जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी वो इस पे सॉल्व की हुई हैं। और जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेक्शन के अंदर क्योंकि इस पे टाइम जो है वो देना पड़ता है, एंड हैव गिवन सम टाइम फॉर सम टाइम। लेकिन अभी ये है कि कुछ पर्सनल चीजें इस तरह से चल रही हैं कि टाइम नहीं निकल पा रहा। आप लोगों के पास अभी करियर स्टार्ट, आप लोगों के पास काफी सारा टाइम होता है, तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आके आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की हुई हैं और जब स्टार्ट किया था तो दैट दैट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन आहिस्ता 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 चीजें मेरे लिए जो थी वो आसान हो गई थी। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से काफी सारी चीजों का एक्सपीरियंस मिला है कि किसी की तरह भी जो तरह का भी अगर यूज केस आ जाता है, क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट होती है आपका प्रोजेक्ट करते हुए, कोई ऐसा मॉड्यूल बनाना पड़ गया जिसके अंदर काफी कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है और आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देती है आपके लिए। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं और उसके बाद आप
उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से अंदाजा करते हैं कि इसमें किस तरह का, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में किस तरह का मुझे कोड लिखना चाहिए, और उसका जो कोड है उसमें क्या किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन को अनफॉलो करना है, और किस चीज़ से, मतलब किस तरह के कोड से मुझे एफिशिएंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस प्रैक्टिस में से आप गुजर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उनके अंदर कंस्ट्रेंट्स हैं कि इतने टाइम में ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या इतनी स्पेस में ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो बिग नोटेशन आपने कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी ड्यूरिंग कोडिंग या एल्गोरिदम्स के सब्जेक्ट में, वो इसमें हर जगह पे इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, दूसरा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपको काफी सारी चीजों का आइडिया होता है। मेरी जो सबसे जो मैं चाह रहा हूँ, किस लिए मैं आपको इस तरफ लेके आ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रिंग्स पे और अरेज पे हो जाए। स्ट्रिंग और अरे की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए अगर आपको कल को वेबसाइट्स बनानी है, स्पेशली बैकएंड प्रोग्रामिंग करनी है। तो स्ट्रिंग और अरेज, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पीएचपी के अंदर। अगर आपकी इनके ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी है तो आप अच्छे कोडर बन सकते हैं, और अगर इन पे ग्रिप अच्छी नहीं है तो फिर इट इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो यहाँ पे हैकर रैंक के ऊपर आप जब ये प्रैक्टिस सेक्शन में आएंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएंगे, तो आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड और इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे अरे से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेंगी। तो सिर्फ आप स्ट्रिंग्स को यहाँ से पिक कर लें, ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग्स को पिक कर लें, और इजी डिफिकल्टी लेवल जो है इजी पिक कर लें, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं उन चैलेंजेस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी लैंग्वेज आपको आती है, पीएचपी कोशिश करें, पीएचपी अगर आपको आती है तो पीएचपी में सॉल्व करने की कोशिश करें। सी प्लस प्लस आती है, बेशक सी प्लस प्लस में सॉल्व करने की कोशिश करें। उससे एक तो क्या होगा कि आपकी जो स्किल है वो बेहतर हो जाएगी। और अगर आप इससे पहले पीएचपी सीखना चाह रहे हैं तो बड़ा, जो बेस्ट रिसोर्स आपके पास है, W3 स्कूल्स पे अगेन जाएं, वहाँ पे आपके पास पीएचपी के ट्यूटोरियल्स हैं, या ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे चले जाएं, क्योंकि टाइम जिन लोगों के पास है, जिन लोगों को चीज़ों का पता है, आई वुड सजेस्ट कि वो साथ साथ इसको स्टार्ट कर लें। लर्न पीएचपी के सेक्शन में जाएं, यहाँ पे सारी पीएचपी की हर चीज़ आपको डिफाइन की हुई है, पढ़ते जाएं, सीखते जाएं। और जो आपको लगे कि मुझे पीएचपी आ गई है, एक बेसिक वेब पेज में बनाना जानता हूँ या पीएचपी का कोड कर सकता हूँ, तो वापस आए हैकर रैंक के ऊपर और इन प्रॉब्लम्स को पीएचपी में सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। कोशिश करें यहाँ से 15 से 20 प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, और उससे क्या होगा कि जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होंगे तो आपको काफी जगह पे इस तरह की, मतलब इश्यूज जहाँ पे आप फेस करेंगे, डाटा को कंकैटिनेट करना है, डाटा को जो है वो स्प्रेड आउट करना है, सेव करवाना है, कंडीशंस लगानी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने पहले देखी हुई है, ड्यूरिंग दिस चैलेंज मैंने इस प्रॉब्लम को देखा था और इसको मैंने ऐसे रिजॉल्व किया था। तो उससे होता क्या है कि आपकी स्पीड बन जाती है। अदरवाइज आप एक ही प्रॉब्लम में बैठे रहते हैं 3 3 4 4 घंटे और आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। और फ्यूचर में इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हायरिंग प्रोसेस में अगर आप बड़ी कंपनीज में जाना चाहते हैं, लाइक फेसबुक, गूगल, इस तरह की कंपनीज में जाना चाहते हैं, तो दे आर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, उनकी इसी तरह की प्रॉब्लम्स को पूछते हैं। और अगर आप उनको सक्सेसफुली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने में मतलब इन टाइम आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो यू गेट हायर्ड ऑन ऑन दोस कंपनीज, यू यू गेट ऑन बोर्डेड विद देम। और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि देखिए फ्रीलांसिंग से हमने आगे मूव करना है, आगे 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 हमने जाना है स्टेबल एनवायरनमेंट में। तो उसके दो तरीके हैं कि आप फ्रीलांस स्टार्ट करें, आप 2 4 5 साल फ्रीलांस करें, पैसे अच्छे जोड़ें, एंड देन यू मूव ऑन टू योर कंपनी स्ट्रक्चर के, या तो आप अपनी प्रोडक्ट बना लें या अपनी सर्विसेज की कंपनी बना लें, स्टाफ हायर कर लें और खुद एक बिगर लेवल पे आकर उनसे काम लें, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप समझते हैं कि आपके पास इतनी स्किल्स हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छा पे कर सकती है और उसके अंदर आपका टाइम मैनेज हो रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो टाइम है वो 9 to 5 का है, ठीक है। क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड है, आप 9 to 9 काम कर सकते हैं, 9 to 11 काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आने वाले 6 साल 7 साल के अंदर आपसे ये चीज नहीं होगी, कम हो जाएगा आपका जो इंटरेस्ट लेवल है, या आप काम कर करके जो है वो इतने समटाइम्स उकता जाते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका हिस्से का काम कोई दूसरा बंदा कर ले, आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर आपकी स्किल्स उस लेवल की नहीं है, यानी आपकी एज तो बढ़ गई है लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हुई, आपकी स्किल्स की ग्रोथ नहीं हुई, तो वो चीज जो है वो गलत है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज कर रहा है, एज इंक्रीज कर रही है, उस तरह से आपकी स्किल भी ग्रो करनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी स्किल ग्रो करेगी, आपकी वर्थ भी बढ़ेगी। जैसे आपकी वर्थ बढ़ेगी तो आप जिस साल में आप अपने आप को वैल्यूएट करवाएं, जिस कंपनी के साथ वैल्यूएट करवाएं, वो आपको आपकी स्किल और आपकी एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पे करेंगे। लेकिन जजमेंट जो होती है वो अगेन इन्हीं चीजों के ऊपर होती है कि आपकी बेसिक्स कितनी स्ट्रांग है, ठीक है।
तो ये चीज़ जो है इसके ऊपर इसका लाजमी ख्याल करें। और ये बड़ा अच्छा पाथवे, मैं आपके साथ चीज़ें इस तरह की शेयर करता जाऊंगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द सेम पाथ फॉर अ नंबर ऑफ years यू कैन से, बिकॉज मैं अपनी फैमिली के अंदर सबसे बड़ा हूँ एंड हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मुझे उस हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और मुझे पता आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो जो सोल अर्नर हैं और जो फैमिलीज को अपनी सपोर्ट कर रहे हैं और वो फैमिलीज को प्रायोरिटीज देते हैं अपनी सारी पर्सनल लाइफ के ऊपर। तो उनको थोड़ा सा अपने टाइम टेबल को, स्केड्यूल को मैनेज करना है, क्योंकि सिर्फ आज का दिन नहीं है, कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, अगला साल भी है। तो आपकी जो 6 महीने की प्लानिंग है वो आज आपके पास होनी चाहिए कि आने वाले 6 महीने के अंदर मुझे 6 महीने बाद मैं किस जगह पे खड़ा होऊंगा। मुझे पता है कि ये चीज गलत है, तो इंसान को तो कल का नहीं पता, लेकिन एक वो बंदा जिसका कोई प्लान है और एक वो बंदा जो कि अनप्लान चल रहा है। प्लान बंदे के पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक रिसोर्सेज जनरेट करके अपने आप को किसी लेवल पे ले जाता है। लेकिन जिस बंदे के पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं लेकिन प्लानिंग कोई नहीं है, वो 10 साल भी लगा रहे तो वो उसी जगह पर खड़ा रहता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती। सो आने वाले टाइम के लिए अपने आप को आपने साथ प्रिपेयर करना है। तो वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे ऐसे कंटेंट है जिनको आपको करना चाहिए साथ साथ, तो उनको साथ साथ इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। बाकी हमारा जो लेक्चर्स हैं और ये सारी चीजें ये चलती रहेंगी इंशाल्लाह। जो आपकी तरफ से जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ उनको काइंडली टाइमली कर लें। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके प्रोफाइल लिंक्स जो हैं उन पे आप काम कर लें, और इंशाल्लाह बाकी चीज़ों पे हम साथ साथ उनको लेके चलते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। नीयत अच्छी होनी चाहिए, मेरी भी अच्छी है, आप भी अपनी नीयत जो है वो उस तरह से रखें। और वही बात है जो कि इमरान खान साहब फरमाते हैं कि घबराना नहीं है। ठीक है। घबरा गए तो फिर गए, फेस करें और सीखें। हाँ, टाई और कैमल फर्स्ट। ठीक है, तो पहले आप अपने ऊँट का घोड़ा बांध लें फिर अल्लाह पे छोड़ें। तो पहले अपनी मेहनत कर लें, अपना जो 100% है आप वो दे लें, फिर किस्मत पे और अल्लाह पे छोड़ दें, फिर बाकी करना उसका काम है। इंशाल्लाह आपसे फिर गपशप होती है कल। अपना ख्याल रखिएगा। किसी का कोई सीरियस कोई इशू है तो मेरी नॉर्मल प्रोफाइल इज राइट नाउ ओके, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ एक दो लोगों के प्रॉब्लम्स थे, उनके साथ मेरा दोबारा कांटेक्ट नहीं हुआ। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, जैसे किसी का वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर का ड्रैग एंड ड्रॉप का इशू आ रहा था। ये छोटे छोटे इशू समटाइम आ जाते हैं इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से, ब्राउजर की अपडेशन की वजह से। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, इनके ऊपर ये नहीं कि आप स्टक होके छोड़ दें। ये इश्यूज ऑटोमेटिकली समटाइम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। सही बात है। मिजाज जब वो ऐसे कहते हैं वाकई घबराहट स्टार्ट होती है, और मुझे भी होती है कि वो इस तरह कह जाते हैं। लेकिन बात ऐसी ही है, ये ना कहें तो प्रॉब्लम है, कह दें तो प्रॉब्लम है। इसके पीछे क्या हिकमत है ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है, इंसान नहीं समझ सकता। सिर्फ अल्लाह से खैर की उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद रखें अच्छे की, गुमान अच्छा हो, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। इंशाल्लाह कल आपसे होती गपशप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।